जो जो आपके पेन पॉइंट्स हैं वो बहुत ही अच्छे से एडवांटेज पॉइंट में चेंज हो रहे हैं, है ना। जो भी टॉपिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ उसकी इमेज हमारे दिमाग में बनती जा रही है। हमारे ब्लड के अंदर CO2 और H+ बढ़ गया है, तो उपाय क्या है कि हम जल्दी जल्दी ब्रीद इन करें और ये जो CO2 एक्यूमुलेट हुआ है ज्यादा मेरे ब्लड में, इसको हम जल्दी से जल्दी बाहर एलिमिनेट कर दें। NCERT ने अपने पैराग्राफ के अंदर जहां पे टॉपिक लिखा है रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, सबसे पहली जो पॉइंट लिखी है, सबसे पहली पॉइंट वो ये है। आप में से बहुत सारे बच्चे कई बार आर्ग्यू करते हैं, जब भी मैं इतने सालों से पढ़ाता हूं कई बार बच्चे ये बोलते हैं, सर अगर इनहेलेशन का टाइम घटेगा तो ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा। हमें ये बात समझ में आ रही है, लेकिन पल्मोनरी वेंटिलेशन कैसे बढ़ेगा ये हमें समझ में नहीं आ रही है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू नीट चैलेंजर। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड, है ना। अच्छे से पढ़ाई चल रही है और जो जो आपके पेन पॉइंट्स हैं वो बहुत ही अच्छे से एडवांटेज पॉइंट में चेंज हो रहे हैं, है ना। जो भी टॉपिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ उसकी इमेज हमारे दिमाग में बनती जा रही है, राइट। ओके, तो चलो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और मैं डॉक्टर राजीव चंदन आपके लिए लेकर के आ गया हूं इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक जो हमें लगता है कि आपका पेन पॉइंट होता है, एंड दैट इज योर रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे डिटेल में, अगेन बहुत ही अच्छे से समझेंगे रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, क्योंकि अगेन बेटा एक तो ये कई बार बच्चों को ठीक से समझ में नहीं आता है, आपका पेन पॉइंट बन जाता है, और दूसरा इससे सवाल पूछे जाते हैं, है ना। तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो अच्छे से पढ़ना तो बनता है, वरना मार्क्स लूज हो जाएंगे और वो हमें किसी भी हालत में नहीं करना है ना। हमारा टारगेट सेट है। ग्रेट, चलो जी, तो आज हम लोग करेंगे रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। ओके, तो टॉपिक रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग और साथ में बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस। आज यहाँ पे ना बिल्कुल हम लोग क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ, जैसे हम लोग बाकी लेक्चर्स में भी करते आए हैं, और देखेंगे कि कैसे कौन कौन से कंडीशन में क्या क्या होता है, और साथ में यहाँ पे आपको मैं हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स भी पढ़ाने वाला हूँ इसी लेक्चर के अंदर। ग्रेट, चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। सो बेटा सबसे पहली चीज समझते हैं रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग के बारे में। एनसीईआरटी ने अपने पैराग्राफ के अंदर जहां पे टॉपिक लिखा है रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, सबसे पहली जो पॉइंट लिखी है, सबसे पहली पॉइंट वो ये है। उन्होंने लिखा कि ह्यूमन बीइंग्स हैव सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट। देखो बेटा एनसीईआरटी का ना एक एक वर्ड बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान से पढ़ना है हमें, है ना। इन्होंने लिखा है मेंटेन एंड मॉडरेट। मेंटेन करने का मतलब क्या होता है कि कोई भी जिस स्पीड से हो रही है उसी स्पीड पे हम उसे मेंटेन करें, राइट। तो मेंटेन, जैसे अगर हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग रेट किसी टाइम पे 12 ब्रेथ्स पर मिनट है, तो वो 12 ब्रेथ पर मिनट ही मेंटेन रहे, दैट इज मेंटेनेंस, ठीक है। दूसरी चीज क्या है बेटा, इन्होंने बोला मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब क्या होता है कि जरूरत के हिसाब से हम इसे चेंज कर सकें, जरूरत के हिसाब से हम इसे इंक्रीज कर सकें या डिक्रीज कर सकें या अनचेंज्ड रहने दें। बात समझ में आ रही है? तो ये मॉडरेट करना, मॉडरेट करने का मतलब ही होता है बेटा कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज कर देना। बात समझ में आ रही है? तो इन्होंने बोला कि ह्यूमन बीइंग्स हैव सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम। रेस्पिरेटरी रिदम, रेस्पिरेटरी रिदम का मतलब क्या है? देखो बेटा रिदम का मतलब होता है कोई भी चीज जो एक रिदम से चल रही है, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, है ना, एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन में हो रहा है। जैसे अगर मैं ब्रीदिंग की बात करूं तो हमारा ब्रीदिंग का एक रिदम है, इनहेलेशन होगा एक्सहेलेशन होगा, इनहेलेशन होगा एक्सहेलेशन होगा, और उसमें भी इनहेलेशन कम देर के लिए होता है, एक्सहेलेशन ज्यादा देर के लिए होता है। अराउंड 2 सेकंड के लिए हम इनहेल करते हैं, फिर 3 सेकंड के लिए एक्सहेल करते हैं, फिर उसके नेक्स्ट 2 सेकंड इनहेल करते हैं, फिर 3 सेकंड एक्सहेल करते हैं नॉर्मली। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो हमारा 2 सेकंड का इनहेलेशन टाइम फिर 3 सेकंड का एक्सहेलेशन टाइम है, यही बार बार साइक्लिक मैनर में रिपीट हो रही है, यानी कि ये रिदमिक इवेंट हो रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी रिदम। सो वी हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन दिस रिदम और मॉडरेट दिस रिदम। मतलब जरूरत पड़ने पे हम इस रिदम को चेंज भी कर सकते हैं, फास्ट या स्लो भी कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? यस। सो द रेस्पिरेटरी रिदम, और ये क्यों करते हैं? टू सूट द डिमांड ऑफ द बॉडी टिश्यूज, टू सूट द डिमांड ऑफ द बॉडी टिश्यूज। सूट का मतलब क्या बेटा? मतलब वो रेस्पिरेटरी रिदम हम मेंटेन करेंगे अपनी बॉडी में, या हम कुछ इस तरीके से अपनी रेस्पिरेटरी रिदम को बेटा हम मॉडरेट करेंगे, सो दैट ये हमारे टिश्यूज का जो नीड है,
मतलब टिश्यूज की जो ऑक्सीजन की नीड है, जो डिमांड है, उसको हम सूट कर सके, मतलब फुलफिल कर सके, उसको मीट कर सके। क्लियर है? बहुत ही सिंपल। आप बोलोगे सर थोड़ा और एग्जांपल के साथ समझा दो। देखो बेटा, इन जनरल बेटा समझना कि हमारे बॉडी में या हम 3 स्टेट को फॉलो करते हैं, राइट? एक, हम बिल्कुल लेस एक्टिविटी वाला रीजन, लेस एक्टिविटी वाला एक समय आप समझ लो जिस समय हम सो रहे हैं, राइट? सो व्हाइल वी आर स्लीपिंग, आवर बॉडी इज लीस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव। समझ में आ रहा है? एंड ड्यूरिंग दिस स्टेट योर बॉडी रिक्वायर्स लीस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, सबसे कम ऑक्सीजन चाहिए उसे। ओके जी, चलो अगर लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए तो हमारा ब्रीदिंग रेट भी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। भाई जरूरत पूरी हो जा रही है। देखो ब्रीदिंग रेट उतनी ही होनी चाहिए जिससे हमारा जो टिश्यूज हैं, जो हमारे बॉडी का ऑक्सीजन डिमांड है, वो पूरा हो सके। ओके, तो जिस समय हम सो रहे हैं उस समय हमारे बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी सबसे कम है, यानी कि हमारी बॉडी में एटीपी की रिक्वायरमेंट सबसे कम है, यूटिलाइजेशन सबसे कम है। ओके, अगर रिक्वायरमेंट सबसे कम है, यूटिलाइजेशन सबसे कम है, तो एटीपी बनेगा भी कम। क्यों? क्योंकि एटीपी स्टोर नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? तो जिस समय हम सो रहे हैं उस समय हमारा एटीपी प्रोडक्शन रेट भी कम हो जाता है। और अगर एटीपी प्रोडक्शन रेट कम करना है मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन को कम करना है। एरोबिक रेस्पिरेशन कम करने का मतलब क्या है? लेस यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड लेस प्रोडक्शन ऑफ CO2। समझो, तो इस समय ऑक्सीजन कम यूज हो रहा है और CO2 भी कम बन रहा है, तो दोनों कम हो गए। यानी कि अगर हम ब्रीदिंग रेट स्लो भी रखेंगे तो भी ये सफिशिएंट होगा टू टेक द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ O2 एंड टू एक्सहेल या टू एलिमिनेट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ या जनरेटेड अमाउंट ऑफ CO2। क्लियर है? यस। तो इसीलिए जब आप सो रहे होते हो ना उस समय आपका ब्रीदिंग रेट भी कम हो जाता है क्योंकि आपकी बॉडी मेटाबॉलिकली लेस एक्टिव है। ओके, ग्रेट। समझ लो, नेक्स्ट सिचुएशन में ले रहा हूं, जिस समय हम जगे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे अभी आप बैठ करके पढ़ाई कर रहे हो, राइट? आप दौड़ भाग नहीं रहे हो, आप अवेक हो और नॉर्मली अपना जो रूटीन वर्क है पढ़ने का वो कर रहे हो। इस समय बेटा आपके बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी सोने से ज्यादा है, सोने से ज्यादा है, लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हो उससे कम है। यानी कि आपकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है कहीं बीच में है, मॉडरेट। ओके, और इस समय आपका एटीपी रिक्वायरमेंट, यूटिलाइजेशन सब बेटा मॉडरेट अमाउंट में है, तो उस समय आपका ब्रीदिंग रेट भी क्या होना चाहिए? मॉडरेट, नॉर्मल, यानी कि वही जो 12 to 16 ब्रेथ्स पर मिनट लिखती है एनसीईआरटी, वो होना चाहिए। क्लियर है? ओके, अब मान लो बेटा कि आप चले गए जिम, या आप चले गए कहीं पे भी एक्सरसाइज करने, या आप चले गए रनिंग को, जॉगिंग को, ठीक है? मॉर्निंग में उठे एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उस समय आपके मसल की एक्टिविटी बढ़ चुकी है ना, यानी कि मसल के अंदर एटीपी का रिक्वायरमेंट बढ़ चुका है, एटीपी का यूटिलाइजेशन बढ़ चुका है। और इस एटीपी की नीड को पूरा करने के लिए बेटा हमारे बॉडी के टिश्यूज में एरोबिक रेस्पिरेशन की स्पीड बढ़ गई है। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की स्पीड बढ़ गई है मतलब O2 जल्दी जल्दी कंज्यूम हो रहा है और उतनी ही तेजी से CO2 का प्रोडक्शन भी हो रहा है, राइट? टू provide the required amount of O2, increased amount of O2 to the tissues, we have to breathe faster. Not only that, this will also help in eliminate this excess amount of CO2 that is produced simultaneously. बात समझ में आ रही है? तो देखो हमारा जो breathing rate है that has to be moderated as per the metabolic state of our body. As per the metabolic state of our body. अब ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी आपको, है ना? और यही चीज देखो कितना ब्यूटीफुली एनसीईआरटी ने एक ही लाइन में लिखा है। इन्होंने बोला क्या कि ह्यूमंस हैव सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट डिमांड्स ऑफ द बॉडी टिश्यूज। ठीक है, अब ये जो बॉडी टिश्यूज का डिमांड है ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में चेंज होता जा रहा है। जिस समय हम सो रहे हैं कम है, जिस समय हम नॉर्मली पढ़ाई कर रहे हैं या कोई नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं मॉडरेट है, और जिस समय हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, भाग दौड़ रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, उस समय ज्यादा है। क्लियर है? इसीलिए हमारा जो ब्रीदिंग रेट है या जो ब्रीदिंग रिदम है, रेस्पिरेटरी रिदम है, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी मॉडरेटेड अकॉर्डिंगली। जिस समय हम सो रहे हैं उस समय ये घट जाएगा, जिस समय हम नॉर्मल काम कर रहे हैं उस समय ये नॉर्मल लेवल पे मेंटेन रहेगा, और जिस समय हम भाग दौड़ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस समय इसको हम इंक्रीज कर देंगे।
ये सब कुछ कैसे होता है, हमारी बॉडी को कैसे पता चलता है, हमारी बॉडी कैसे इस नॉर्मल रिदम को मेंटेन करती है, या जिस समय हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है ऑक्सीजन की, उस समय कैसे हम रेस्पिरेटरी रिदम को इंक्रीज करते हैं यानी कि मॉडरेट करते हैं, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। यही हम लोग बहुत ही डिटेल में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। क्लियर? ओके। एनसीईआरटी बोलती है बेटा कि दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम। कौन करता है ये बेटा? न्यूरल सिस्टम, यानी कि इसमें एंडोक्राइन सिस्टम का कोई भी रोल नहीं देखने को मिल रहा है आपको। ठीक है बेटा, ये सारा काम कौन कर रहा है? हमारा न्यूरल सिस्टम। दिस इज डन बाय न्यूरल सिस्टम। अब न्यूरल सिस्टम में भी कौन करता है? राइट तो बेटा समझो, हमारे ब्रेन स्टेम के अंदर कुछ ऐसे स्पेशल न्यूक्लियस हैं, कुछ ऐसे हमारे न्यूरल सेंटर्स हैं जो कि हमारे रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन और मॉडरेट करते हैं। राइट, व्हाट आर दीज न्यूरल सेंटर्स? व्हाट आर दीज न्यूरल सेंटर्स? तो हम लोग बेटा यहीं पे लिख लेते हैं। न्यूरल सेंटर्स that are involved in maintaining and moderation of respiratory rhythm ठीक है बेटा, ये कौन कौन से हैं? ये कौन कौन से न्यूरल सेंटर्स हैं? न्यूरल सेंटर्स दैट आर इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग एंड मॉडरेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम। राइट बेटा, कौन कौन से हैं? नंबर 1 हम लोग बोलते हैं बेटा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। क्या है बेटा? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिख दें, एब्रिविएट कर दें एज RRC। ओके, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। क्लियर है? ओके, और ये कहां प्रेजेंट होता है? दिस इज प्रेजेंट इन मेडुला। मेडुला ऑब्लोंगेटा। दूसरा क्या होता है बेटा? दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं पोंटाइन रेस्पिरेटरी ग्रुप, और इसके भी 2 पार्ट है ना। दूसरा होता है पोंटाइन रेस्पिरेटरी ग्रुप, क्योंकि सेंटर है ना, रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए इस न्यूरल सेंटर को हम क्या बोल देते हैं? रेस्पिरेटरी ग्रुप, है ना, PRG, पोंटाइन रेस्पिरेटरी ग्रुप, which is actually divided into 2 parts। एक को बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्या बोलते हैं? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। यस बेटा, ये NCERT ने दिया है। ओके, और दूसरे को हम बोलते हैं एपन्यूस्टिक सेंटर। ये NCERT ने नहीं दिया है। सो देयर आर 2 इन द पॉन्स रीजन। एक को बोल रहे हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर, दूसरे को हमने बोला है एपन्यूस्टिक सेंटर। दोनों सेंस पॉन्स में है, तो इसको कलेक्टिवली हमने क्या बोल दिया है? पोंटाइन रेस्पिरेटरी ग्रुप। ये दोनों कहां है बेटा? दिस इज इन पॉन्स। और बेटा समझो, मेडुला और पॉन्स दोनों ही किसका हिस्सा है? दिस इज पार्ट ऑफ योर ब्रेन स्टेम। यानी कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर as well as the pneumotoxic center जो NCERT ने दिया है। दोनों के दोनों बेटा न्यूरल सेंटर्स आर प्रेजेंट इन द ब्रेन स्टेम, दे आर पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। और ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है विच विल बी कंप्लीटली अंडर द परव्यू ऑफ NCERT। ओके, क्यों बेटा? क्योंकि NCERT ने न्यूरल वाले में पढ़ा रखा है आपको कि ब्रेन स्टेम क्या होता है, और यहां पे ब्रीदिंग वाले चैप्टर में NCERT ने पढ़ा रखा है कि ये दोनों सेंटर्स कहां हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से ना दोनों चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को क्लब करके आपसे पूछा जा सकता है, हम कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर एंड योर न्यूमोटैक्सिक सेंटर बोथ आर प्रेजेंट इन द ब्रेन स्टेम। यस, दिस स्टेटमेंट विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, इससे असर्शन रीजन भी बन सकता है। असर्शन रीजन कैसे बन सकता है बेटा? तो पूछा जा सकता है, असर्शन दिया जा सकता है कि द न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज पार्ट ऑफ पॉन्स। ओके,
या फिर आपको असर्शन दिया जा सकता है कि द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूरल सेंटर्स दैट हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन आर प्रेजेंट इन द ब्रेन स्टेम, और रीजन लिख सकते हैं मेडुला एंड पॉन्स बोथ आर पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, और इसमें असर्शन और रीजन दोनों सही हो जाएगा और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको रहना है रेडी। क्लियर? ओके, चलो बेटा, तो हमने देख लिया कि दो तरह के यहाँ पे न्यूरल सेंटर्स होते हैं। आइए, इसके अलावा क्या होता है, यहाँ पे कुछ और चीजें होती हैं बेटा, जैसे कि जिसको एनसीईआरटी ने लिखा है कीमो सेंसिटिव एरिया, और एक लिखा है बेटा कीमो रिसेप्टर्स। अब ये क्या होते हैं मैं अभी थोड़ी देर में इसी लेक्चर में बात करूंगा, हम लोग पढ़ेंगे बेटा। ओके, कीमो रिसेप्टर्स क्लियर है? देखना चालू करते हैं। तो बेटा देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के बारे में कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है क्या। ओके, देखो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे एक डायग्राम मैंने लिया है खूबसूरत सा, जिससे कि आपको पता चले कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर एक्चुअली में कहाँ होता है, कैसा दिखता है। लेट मी शो यू। अब ये ब्रेन है बेटा, बहुत अच्छे से आपको डिमार्केट नहीं हो रहा होगा, तो मैं जरा सा डिमार्केशन कर देता हूं। सबसे पहले समझो कि ये जो पार्ट है, ये वाला, दिस इज कॉल्ड मिड ब्रेन। दिस इज योर मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन का हिस्सा बेटा। ओके, और मिड ब्रेन के नीचे से ही हाइंड ब्रेन चालू होता है, राइट? देखिए बेटा, हाइंड ब्रेन की बात करता हूं मैं। सो दिस पार्ट, ओके, दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड पॉन्स। ये क्या बेटा, मैं लिख देता हूं यहीं पे, दिस इज पॉन्स, पॉन्स वैरोली। ओके, एंड द लास्ट पार्ट, ये वाला, इसको व्हाइट से दिखाता हूं मैं, दिस वन, this one, this is called spinal cord, sorry spinal cord बोल रहा हूं बेटा, this is called medulla oblongata। ये रहा स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज योर स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इसके नीचे होता है। ओके, सो दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, और इसके ऊपर ये क्या है बेटा, दिस इज योर मेडुला ऑब्लोंगाटा। क्लियर हो गया? दिस इज मेडुला ऑब्लोंगाटा। ओके, तो अभी आपको ब्रेन के सारे हिस्से दिख रहे हैं, क्लियर है? अब इसमें मेरा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहां है? वेयर इज द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर? तो देखो बेटा, ये आपको दिख रहा है, दिस वन एंड दिस वन। अब देखिए बेटा, ये जो है मेरा दिस वन, इसको हम बोलते हैं वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ओके, और इसको हम बोलते हैं बेटा डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। क्लियर है? तो दो है हमारे पास, एक है डोर्सल, दूसरा है वेंट्रल। ओके, और ये दोनों मिल करके कहलाते हैं बेटा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। थोड़ा सा और क्लियरली आपको मैं दिखाता हूं, देखिए इधर, दिस इज कॉल्ड डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। इसको हमने क्या बोलते हैं बेटा, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। और डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को शॉर्ट में हम लोग क्या लिख देते हैं बेटा, डीआरजी। डीआरजी, ये जो डीआरजी होता है, इसको हम इनहेलेशन सेंटर भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? इनहेलेशन सेंटर। इनहेलेशन सेंटर, या हमने बोल दिया इसको डीआरजी, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ये जो
इस साइड है थोड़ा सा, क्योंकि याद रखना बेटा दिस इज वेंट्रल साइड, दिस इज डोर्सल साइड। यहाँ पे सेरिबेलम है ना, सेरिबेलम हमारे पीछे साइड पे होता है, तो जिस दर सेरिबेलम है वो क्या है, डोर्सल, और उसके ऑपोजिट वाला क्या है, वेंट्रल, राइट। तो ये है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, और इसको हम बोल रहे हैं बेटा वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, जिसको शॉर्ट में हमने लिख दिया VRG, या इसी को हम बोलते हैं बेटा एक्सहेलेशन सेंटर। ओके, बात समझ में आ रही बेटा। तो एक हो गया DRG, दूसरा हो गया VRG, DRG VRG, और ये दोनों मिल करके कंबाइंडली इसको मिला देता हूं मैं, है ना। चलिए बेटा मिला देता हूं जल्दी से, समझो बेटा। ये बेटा समझो, ये कलर थोड़ा मजा नहीं आ रहा है, लेट मी पुट सम अनदर कलर जिससे कि पता चल जाए। यस, बात समझ में आ रही है बेटा, बात समझ में आ रही है अब ये। तो ये जो मेरा सेंटर बना है ना, ये कंबाइंड होने के बाद इन दोनों को मिला करके हमने क्या बोल दिया है, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, बात समझ में आ रही है। या इसी को हम बोल देते हैं बेटा मेडुलरी रेस्पिरेटरी ग्रुप। क्या बोल देते हैं, मेडुलरी रेस्पिरेटरी ग्रुप। क्लियर है। तो मोस्टली ये क्या है बेटा, दिस इज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, DRG एंड VRG। DRG इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनहेलेशन, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इनहेलेशन सेंटर, और VRG इज मोस्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सहेलेशन, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं एक्सहेलेशन सेंटर। बात समझ में आ रही है कि व्हाट इज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, कहां पे है, कहां प्रेजेंट है बेटा, इन मेडुला। कहां प्रेजेंट है, इन मेडुला, सो इट इज प्रेजेंट इन मेडुला। ठीक है बेटा, इस सिंबल का मतलब होता है प्रेजेंट, प्लस NT का मतलब क्या है, प्रेजेंट। सो इट इज प्रेजेंट इन मेडुला, मेडुला ऑब्लोंगाटा। क्लियर है। ओके चलो बेटा, अब ये जो मेरा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, ये करता क्या है ना, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए बेटा, जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, इट मेंटेन्स द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम। ये क्या करता है बेटा, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन करता है ये। ओके, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम को ये मेंटेन करने का काम करता है। क्लियर है। ओके बेटा, कैसे करता है ये हमें समझना है कि कैसे करता है। ओके, तो उसके लिए समझना बेटा, मेनली जो DRG है, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, इट मेंटेन्स नॉर्मल ब्रीदिंग, और जो हमारा बेटा VRG है, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ये क्या मेंटेन करता है बेटा, इट मेंटेन्स योर फोर्सफुल ब्रीदिंग। प्लीज बेटा समझिए, समझना, बहुत ही क्लियर कट पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना। ठीक है, जो DRG है वो क्या करता है, नॉर्मल ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, उसको मेंटेन करता है, और जो VRG है वो फोर्सफुल ब्रीदिंग को मेंटेन करता है। कैसे करता है, लेट अस सी, है ना, समझने की कोशिश करते हैं। आइए बेटा, तो देखो होता क्या है, इधर देखिए बेटा, इधर देखिए, जो हमारा DRG है ना, जिसको हमने बोल दिया है इंस्पिरेटरी सेंटर या इंस्पिरेटरी एरिया, राइट। तो ये इंस्पिरेटरी एरिया, या मैं लिख दूं इसको DRG, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, और इंस्पिरेटरी एरिया। ओके, चलिए बेटा देखेंगे। सो दिस इज योर DRG या इंस्पिरेटरी एरिया। अब देखो बेटा,
इसकी एक आदत होती है। आदत क्या होती है कि ये अपने आप ही काम कर रहा होता है, इसलिए अपने आप काम कर रहा होता है, इसको किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस की जरूरत नहीं है, ये खुद से काम कर रहा होता है बेटा, खुद से काम कर रहा होता है। और जब भी ये खुद से काम करेगा, ये करता क्या है, इट इज एक्टिव फॉर 2 सेकंड्स, 2 सेकंड के लिए ये एक्टिव होता है, मतलब 2 सेकंड के लिए एक ये सिग्नल भेजेगा, मोटर सिग्नल, ठीक है। तो 2 सेकंड के लिए ये क्या करता है बेटा, सेंड्स मोटर सिग्नल, किसको भेजता है बेटा, टू डायफ्राम एंड EICM एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। और इसकी वजह से ये दोनों क्या करेंगे बेटा, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसकी वजह से होता है नॉर्मल क्वाइट इनहेलेशन। ये हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में पढ़ रखा है, राइट। डायफ्राम को जब सिग्नल मिलेगा, मोटर सिग्नल, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फ्लैट होगा, नीचे जाएगा, जिसकी वजह से थोरैसिक जो मेरा कैविटी है, इसकी वॉल्यूम विल इंक्रीज इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस, राइट। एंड व्हेन EICM एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स, मतलब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, दे विल पुल द रिब्स आउटवर्ड एंड अपवर्ड, मतलब रिब्स अपवर्ड मूव करेंगे और स्टर्नम आउटवर्ड मूव करेगा, जिसकी वजह से पूरा का पूरा रिब केज अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव करेगा, जिसकी वजह से थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करेगी इन डोर्सोवेंट्रल एक्सेस। यस बेटा। और जब ये इंक्रीज होगा वॉल्यूम तो लंग के अंदर का प्रेशर घटेगा एंड एयर विल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। हो गया इनहेलेशन, यही पढ़ा था हमने। यस बच्चा, तो ये बात समझ में आ रही है। तो ये जो मेरा DRG है, DRG ये एक्टिव रहता है कितने टाइम के लिए बेटा, 2 सेकंड के लिए, ठीक है। और उस समय ये मोटर सिग्नल भेजेगा, जिसकी वजह से डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और नॉर्मल क्वाइट इनहेलेशन हो जाता है। ओके ग्रेट। अब बाकी 2 सेकंड जब ये एक्टिव रह गया तो उसके तुरंत बाद ये 3 सेकंड के लिए इनएक्टिव रहता है। इनएक्टिव मतलब नो सिग्नल, नो मोटर सिग्नल, कोई भी मोटर सिग्नल ये नहीं बनाने वाले हैं। और जब कोई भी मोटर सिग्नल ये नहीं भेजेगा तो बेटा 3 सेकंड के लिए डायफ्राम एंड EICM एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स आर गोइंग टू रिलैक्स। और जैसे ही ये रिलैक्स करते हैं तो जैसे ही बेटा डायफ्राम और EICM, स्पेशली EICM जैसे ही बेटा रिलैक्स करेगा तो इसकी वजह से होता है इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द रिब केज, जिसकी वजह से जो मेरा थोरैसिक वॉल्यूम है जो पहले इंक्रीज हुआ था वो वापस फटाक से एक रिकॉइल से आ जाता है अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, यानी कि वॉल्यूम घट जाती है। और जैसे ही वॉल्यूम घटेगी प्रेशर बढ़ेगा एंड द एयर इन द एल्वियोली विल बी फोर्स्ड आउटसाइड। इसको हम बोलते हैं एक्सपिरेशन। क्या हो गया बेटा, नॉर्मल क्वाइट एक्सपिरेशन या एक्सहेलेशन। बात समझ में आ रही है। तो जो भी हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग है इसमें सिर्फ और सिर्फ किसका आपका रोल दिख रहा है बेटा, DRG या इंस्पिरेटरी एरिया या इंस्पिरेटरी सेंटर का। ओके तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का सिर्फ एक ही पार्ट काम कर रहा है, DRG, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, फॉर द नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग। क्लियर हो गया। ओके आप बोलोगे सर व्हाट अबाउट फोर्सफुल ब्रीदिंग, क्योंकि ये जो भी आप पढ़ रहे थे दिस इज फॉर क्वाइट ब्रीदिंग। अब हम बात करेंगे किसकी बेटा, फोर्सफुल ब्रीदिंग, राइट। मैं यहां पे लिख देता हूं दिस इज फॉर फोर्सफुल ब्रीदिंग, this was for normal quiet breathing. ओके क्लियर बेटा। आइए तो फोर्सफुल ब्रीदिंग के टाइम पे क्या होता है प्लीज समझो। जिस समय हमें फोर्सफुल ब्रीदिंग करनी होती है, ऑब्वियसली फोर्सफुल ब्रीदिंग इज वॉलंटरी मोस्ट ऑफ द टाइम, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मेरा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है इट इज कनेक्टेड विथ न्यूरॉन्स ऑफ माय सेरिब्रम। तो सेरिब्रम के भी कुछ न्यूरॉन्स आकर के मेरे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर से कनेक्टेड होते हैं, और इसीलिए जब हमारी मर्जी करती है हम अपनी सांस रोक पाते हैं वॉलंटरीली, ओके, और फिर हम रिज्यूम भी कर पाते हैं। बात समझ आ रही है। जब हमारी मर्जी होती है तो हम अपने वॉलंटरी कंट्रोल से हम अपनी ब्रीदिंग रेट को बेटा फोर्सफुल भी कर सकते हैं, यानी कि ज्यादा एयर इनहेल या एक्सहेल कर सकते हैं। आर यू गेटिंग इट। ये सारी चीजें क्यों पॉसिबल है, क्योंकि हमारे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज कनेक्टेड विद द न्यूरॉन्स ऑफ सेरिब्रम, यानी कि वॉलंटरी ब्रेन। ओके ओके चलो जी बेटा। तो होता क्या है, ये जो फोर्सफुल ब्रीदिंग है
उस समय देखिए हो क्या रहा है, मेरा जो इंस्पिरेटरी एरिया है, इंस्पिरेटरी एरिया का मतलब हमने क्या बोला है बेटा, वी आर सेइंग डीआरजी, डीआरजी, या हमने क्या बोल दिया, इंस्पिरेटरी एरिया। ये क्या हो गया बेटा, एक्टिव। और जब ये एक्टिव हो रहा है ना ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीदिंग, तो ये खुद ही एक्टिव नहीं हो रहा है, ये साथ में अपने एडजेसेंट में जो बैठा हुआ वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है उसको भी एक्टिवेट कर देता है। तो ये क्या कर रहा है बेटा, इट इज ऑल्सो एक्टिवेटिंग द एक्सपिरेटरी एरिया, यानी कि वीआरजी। प्लीज बेटा समझो, वीआरजी को भी ये क्या करेगा बेटा, एक्टिवेट करेगा। क्लियर है। और जब वीआरजी एक्टिवेट होगा तो ये बेटा कुछ और काम करता है। ओके, होता क्या है, जब इंस्पिरेटरी एरिया एक्टिव हुआ ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीदिंग, तो ये खुद के साथ साथ बेटा वीआरजी को भी एक्टिवेट कर दिया। डीआरजी एक्टिवेटेड है तो अब ये किस पे काम कर रहा है बेटा, ये काम कर रहा है ऑन द डायफ्राम, इट इज वर्किंग ऑन द ईआईसीएम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इस पे भी काम करेगा। ओके, साथ में किस पे काम करेगा बेटा, कुछ ऐसे मसल्स पे, क्योंकि देखो डायफ्राम और ईआईसीएम की वजह से नॉर्मल ब्रीदिंग होती है। अगर हमें फोर्सफुल इनहेलेशन करना है, फोर्सफुल इनहेलेशन करना है तो हमें कुछ और मसल्स की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, और ये मसल्स होते हैं हमारे नेक और शोल्डर के मसल्स, जैसे कि स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड मसल या फिर स्केलीन मसल्स मेनली। ओके, तो ये दोनों मसल्स हैं बेटा हमारे नेक और शोल्डर के, जो कि मेरे रिबकेज को और ऊपर खींच देते हैं, जिसकी वजह से मेरा थोरैसिक वॉल्यूम और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है एंड वी आर एबल टू इनहेल मोर अमाउंट ऑफ एयर, यानी कि हम फोर्सफुल इनहेलेशन कर पाते हैं। क्लियर है। तो फोर्सफुल इनहेलेशन के टाइम पे जो मेरा इंस्पिरेटरी एरिया है ये एक्टिव हुआ और इसने डायफ्राम, ईआईसीएम, स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड एंड स्केलीन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराया, जिसकी वजह से क्या हो गया, फोर्सफुल इनहेलेशन। ठीक है, ये खुद तो एक्टिवेट था, इनको एक्टिवेट किया, मतलब डायफ्राम और ईआईसीएम के अलावा कुछ और मसल्स को भी एक्टिवेट किया, साथ में इसने वीआरजी को भी एक्टिवेट किया था। अब वीआरजी क्या करेगा, इट इज गोइंग टू एक्ट ऑन द IICM, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एंड सम ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स, जिसकी वजह से हो पाएगा फोर्सफुल एक्सपीरेशन। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ डीआरजी एंड व्हाट इज द रोल ऑफ वीआरजी, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप कैसे काम करता है, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप कैसे काम करता है, और ये दोनों मिलकर के कहला क्या रहे बेटा, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। यानी कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर विच इज पार्ट ऑफ योर मेडुला, विच इज योर प्राइमरी रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन, प्राइमरी रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन, क्योंकि आपका जो भी ब्रीदिंग हो रहा है चाहे वो नॉर्मल हो या फोर्सफुल हो, ये प्राइमरीली इसके रिदम को कौन मेंटेन कर रहा है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, मतलब आइदर डीआरजी और वीआरजी। बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए हम लोग यहां पे लिख दें देयरफॉर तो हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है is primarily responsible for regulation of respiratory rhythm both normal and forceful. Are you getting it? क्लियर है बच्चा? ओके, तो ये दोनों तरह का जो आपका रेस्पिरेटरी रिदम है ये प्राइमरली कौन रेगुलेट कर रहा है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। नॉर्मल के लिए डीआरजी पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर और फोर्सफुल के लिए वीआरजी पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो ये चीज हमें समझ में आ गई है। लेट्स मूव। अच्छा, इसको थोड़ा सा और पिक्टोरियल भी देख लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में याद रह जाए कि कैसे होती हैं ये चीजें। राइट, लेट मी शो यू। तो देखो इधर बेटा, इधर देखिए, हमारे पास दो ग्रुप था, इधर देखो, एक ये ग्रुप है जिसको हमने बोला है डीआरजी, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, और ये एक पार्ट है जिसको हमने बोल दिया है वीआरजी, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। क्लियर है बच्चा, डीआरजी एंड वीआरजी, ये दोनों मिलकर के क्या बन रहे हैं,
ये दोनों मिलकर के बन रहे हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। दोनों को कंबाइंडली हमने बोला था रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ठीक है, अब देखो जो मेरा डीआरजी है, यहां से एक रेड कलर का नर्व आ रहा है और ये कहां कहां जा रहा है बेटा, तो ये देखो इट इज गोइंग टू द डायफ्राम। कहां जा रहा है, डायफ्राम को स्टिमुलेट कर रहा है। और दूसरा कहां जा रहा है बेटा, ये जा रहा है टू द ईआईसीएम, और ये ईआईसीएम को एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल यानी कि ईआईसीएम को स्टिमुलेट कर रहा है। और इसकी वजह से जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इनहेलेशन हो जाता है। क्लियर है? इधर देखो सेकंड, ये जो मेरा दूसरा ग्रुप है दैट इज कॉल्ड वीआरजी, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, जिसको हमने एक्सपिरेटरी एरिया भी बोला है। इसको हमने क्या बोला था बेटा, दिस वाज योर इंस्पिरेटरी एरिया, और इसको हमने क्या बोल दिया है, एक्सपिरेटरी एरिया। ओके, या सेंटर। दिस यहां से एक बेटा मोटर नर्व निकल रहा है, और ये जो मोटर नर्व है इट इज गेटिंग कनेक्टेड टू द एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स। उसमें भी ये क्या है, दिस इज एब्डोमिनल मसल्स। ये क्या है बेटा, एब्डोमिनल मसल्स। और दूसरा ये किससे कनेक्टेड है बेटा, आईआईसीएम। और इसकी वजह से क्या होगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसकी वजह से होता है फोर्सफुल एक्सेलेशन। ठीक है, इन दोनों की वजह से क्या होता है बेटा, इन दोनों की वजह से होता है नॉर्मल ब्रीदिंग। क्लियर हो गया? तो नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए डीआरजी, फोर्सफुल के लिए वीआरजी। कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। वैसे फोर्सफुल में दोनों का रोल है, डीआरजी और वीआरजी दोनों का। ओके, लेकिन नॉर्मल में सिर्फ किसका रोल है, डीआरजी का। नॉर्मल ब्रीदिंग में सिर्फ डीआरजी का रोल होता है। फोर्सफुल ब्रीदिंग में डीआरजी और वीआरजी दोनों का कंबाइंड एफर्ट होता है। क्लियर? ओके, लेट्स मूव ऑन। तो ये सारी चीजें हमें अच्छे से समझ में आ गई हैं कि हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कैसे काम करता है। अब देखो बेटा, अपार्ट फ्रॉम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर देयर इज अनदर सेंटर इन द पॉन्स, जिसको हम बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। एनसीईआरटी ने लिखा कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। कैसे होता है, क्या होता है, समझने की कोशिश करते। चलो आ जाओ, करेंगे हम लोग कोशिश, क्या होता है कैसे होता है समझेंगे। देखिए इधर, लेकिन उससे पहले देख लेंगे कि हमारा ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट कहाँ है ना। पिक्चर बना लेंगे एक, ताकि दिमाग में एक फोटो बन जाए हमारे पास। इधर देखो बेटा, पहले ही मैंने बोला था कि ये जो पार्ट है दिस इज योर पॉन्स। ये क्या है बेटा, दिस इज पॉन्स। ये पॉन्स का एरिया है, राइट। जितना भी ब्लैक से मैंने मार्क कर दिया है बाउंड्री, दैट इज पॉन्स। और इस पॉन्स में बेटा देखो दो सेंटर्स है, दो सेंटर्स है। एक सेंटर यहां ऊपर है और दूसरा सेंटर यहां नीचे है। ये जो ऊपर वाला सेंटर है इन द अपर पॉन्स, दिस इज कॉल्ड, इसी को हम बोले बेटा न्यूमोटैक्सिक सेंटर। यही क्या है बेटा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्लियर हो गया? सो न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहां प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन अपर पॉन्स, इन अपर पॉन्स। बेटा समझो, अपर पॉन्स में है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्लियर है? अपर पॉन्स न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ओके, काम क्या करता है ये, काम क्या करता है, कब ये एक्टिवेट होता है, तो बेटा समझो न्यूमोटैक्सिक सेंटर, इसकी एक्टिविटी बेटा बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। और ये करता क्या है, ये जाकर के मेरे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मॉडरेट करता है, उसके फंक्शन को मॉडरेट करता है। कैसे? तो बेटा जब भी न्यूमोटैक्सिक सेंटर का सिग्नल आएगा तो ये मेरे डीआरजी यानी कि इंस्पिरेटरी एरिया जो है, जो मेरा इंस्पिरेटरी सेंटर है,
न्यूमोटॉक्स सॉरी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का, उसको इनहिबिट करता है, उसको इनहिबिट कर देता है। और इस इनहिबिशन की वजह से अब मेरा जो डीआरजी है वो मोटर सिग्नल जितनी देर तक भेजना चाहिए था उतनी देर तक नहीं भेज पाता है, और इसकी वजह से मेरे जो डायफ्राम और ईआईसीएम है जितनी देर तक कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए उतनी देर तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे, तो इनहेलेशन का टाइम भी घट जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो एक्चुअली में ये करता क्या है, देखना इधर, इधर मैं दिखा देता हूं, इधर देखिए, इससे एक सिग्नल आ रहा है, ठीक है बेटा, और ये सिग्नल जा रहा है कहां, टू दिस एरिया, टू माई, याद करो बेटा, ये क्या था, दिस वाज डीआरजी, डीआरजी, ठीक है। और ये इसको कर क्या रहा है बेटा, ये सिग्नल जो है इसका इनहिबिटरी सिग्नल है, माइनस, माइनस मतलब इनहिबिशन, तो इसने इसको क्या कर दिया बेटा, इनहिबिट कर दिया। इनहिबिट कर दिया तो इससे होगा क्या, अगेन देखेंगे, देखो बेटा, तो इससे होता क्या है, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेटरी सिग्नल रिड्यूसेस, ये रिड्यूस कर जाता है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेटरी सिग्नल यानी कि जो 2 सेकंड का इनहेलेशन के लिए सिग्नल जा रहा था वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूसेस, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा बेटा, इनहेलेशन टाइम इज गोइंग टू रिड्यूस। और जब बेटा इनहेलेशन टाइम रिड्यूस होगा ना तो साथ में टू सम एक्सटेंट एक्सहेलेशन टाइम भी रिड्यूस होगा, इसकी वजह से पूरा का पूरा जो ब्रीदिंग टाइम है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसकी वजह से क्या होगा, ब्रीदिंग टाइम मतलब एक ब्रेथ में जो टाइम लगता है इज गोइंग टू रिड्यूस, और अगर ये रिड्यूस होगा तो इसकी वजह से ब्रीदिंग रेट यानी कि 1 मिनट में कितने ब्रेथ होंगे, दिस इज गोइंग टू इंक्रीज। बात समझ में आ रही है बेटा, समझो, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ओके। प्लीज इन चीजों को समझना है आपको। बात समझ में आ गई, क्लियर है? तो देखो हुआ क्या, जब भी हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर एक्टिवेट होता है, जो कि बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जब ये एक्टिवेट होगा तो ये जा करके एक ऐसा सिग्नल भेजेगा, एक इनहिबिटरी सिग्नल भेजेगा टू द डीआरजी, और इसकी वजह से डीआरजी से प्रोड्यूस होने वाला जो इंस्पिरेटरी सिग्नल है 2 सेकंड का, दैट विल बी रिड्यूस्ड, उसका टाइम ड्यूरेशन रिड्यूस हो जाएगा। तो जब ये रिड्यूस होगा तो इनहेलेशन टाइम रिड्यूस होगा, तो ब्रीदिंग टाइम रिड्यूस हो जाएगा, तो ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ब्रीदिंग रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रीदिंग टाइम। बात समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है बच्चा? हाँ जी, चलो जी। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है ये एक तरह से हमारे इनहिबिशन सॉरी इनहेलेशन को रोक रहा है, रोक रहा है ना बेटा, क्योंकि उसके ड्यूरेशन को कम कर रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्विच ऑफ सेंटर। क्या बोलते हैं, स्विच ऑफ सेंटर, याद रहेगा बेटा, ओके ओके। तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं, यहां पे देखो बेटा, हम लोग बोलते हैं कि जो भी हमारा न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है इज कॉल्ड स्विच ऑफ सेंटर, राइट, या इनहिबिटरी सेंटर, और इंस्पिरेशन इनहिबिटरी सेंटर। क्लियर है बेटा? स्विच ऑफ सेंटर, या हमने इसको क्या बोला बेटा, इंस्पिरेशन इनहिबिटरी सेंटर। क्यों? क्योंकि इसका सिग्नल जब भी आएगा ये डीआरजी को इनहिबिट करेगा, जिसकी वजह से मेरा ड्यूरेशन ऑफ इनहेलेशन रिड्यूस होता है। बात समझ में आ रही है? समझिए,
सिग्नल फ्रॉम न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ये क्या कर रहा है बेटा, इनहिबिट्स डीआरजी, और इसकी वजह से क्या होता है बेटा, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन रिड्यूसेस, और हमने बोला ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेस। देखो मैंने 2 बार ये सारी चीजें लिख दी हैं, अब तो बिल्कुल याद हो ही जाना चाहिए आप लोगों को। क्लियर है बेटा? ओके। अब समझो कि ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, मैंने बोला बहुत सारे फैक्टर्स से एक्टिवेट होता है, राइट, एंड वन ऑफ सच फैक्टर्स आर CO2 एंड H+ इन योर ब्लड और इन योर CSF, ठीक है। देयर कैन बी अदर फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर एंड अदर थिंग्स, ओके। बट जब भी ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर एक्टिवेट होगा, ये आपके ड्यूरेशन ऑफ इनहेलेशन को, यानी कि इनहेलेशन टाइम को बेटा रिड्यूस कर देगा, और इसकी वजह से ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देगा। याद रख लेना इस चीज को। आगे बढ़ते बेटा। ओके, चलो, इसके साथ ही मैंने बोला था ना, एक और सेंटर है जिसको हम बोलते हैं एपन्यूस्टिक सेंटर। एपन्यूस्टिक सेंटर, राइट। तो एपन्यूस्टिक सेंटर होता है पॉन्स के अंदर, एक होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, दूसरा होता है एपन्यूस्टिक सेंटर। अब देखो बेटा, एपन्यूस्टिक सेंटर कहां पर है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो ये वाला जो मैंने छोड़ दिया था ना, दूसरा वाला पॉन्स में, इसको हम बोलते हैं एपन्यूस्टिक सेंटर। दिस इज योर एपन्यूस्टिक सेंटर, ओके। कहां प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन द लोअर पॉन्स, तो मैं लिख दूं प्रेजेंट इन लोअर पॉन्स। किसका पार्ट है बेटा? पोंटाइन रेस्पिरेटरी ग्रुप का। इट इज पार्ट ऑफ पोंटाइन रेस्पिरेटरी ग्रुप। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ एपन्यूस्टिक सेंटर? एपन्यूस्टिक सेंटर क्या करता है बेटा? एपन्यूस्टिक सेंटर ना बिल्कुल न्यूमोटैक्सिक सेंटर के उल्टा काम करता है, ठीक है। तो इट्स इफेक्ट इज एंटागोनिस्टिक टू न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर के इसका कि बिल्कुल ऑपोजिट है इसका इफेक्ट, एंटागोनिस्टिक है, ऑपोजिट है। कैसे? तो देखो बेटा, जो हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर था, ये डीआरजी को इनहिबिट कर रहा था, लेकिन ये क्या करेगा बेटा? ये डीआरजी को इनहिबिट नहीं करने वाला है, ये डीआरजी को प्रमोट करने वाला है। प्लस सिग्नल मैं भेज रहा हूं ग्रीन कलर से, ठीक है। ओके, तो समझो इसने क्या किया है, इसने एक्टिवेट किया है इसको, और जब ये एक्टिवेट होगा डीआरजी, मैं फिर से यहां पे लिख देता हूं, दिस इज योर डीआरजी। तो अब डीआरजी विल प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्गर सिग्नल, इसकी वजह से इनहेलेशन टाइम बढ़ेगा, ठीक है। यहां पे क्या होता है बेटा? सो देयर इज increased inspiratory signal duration, बढ़ जाता है बेटा, और इसकी वजह से मेरा inhalation time is going to increase, और जब ये इंक्रीज करेगा ना बेटा, तो इसकी वजह से क्या होगा, प्लीज बेटा समझिए। इनहेलेशन टाइम बढ़ रहा है, तो द ब्रीदिंग विल बिकम डीपर एंड लॉन्गर। बात समझ में आ रही है? यस, ओके। तो यहां पर बेटा ब्रीदिंग टाइम बढ़ रहा है, ओके। मैं लिख दूं लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ, बात समझ में आ रही बेटा? लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ मतलब इनहेलेशन। अच्छा, अगर ऐसा होगा तो हमारा ब्रीदिंग रेट क्या होगा बेटा? ब्रीदिंग रेट विल is going to reduce, breathing rate is going to reduce, ठीक है। ये डिक्रीज का सिंबल मैं लगा दे रहा हूं, इट इज गोइंग टू डिक्रीज। क्लियर है?
तो दिस शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर मेरा बच्चा, है ना? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि एपन्यूस्टिक सेंटर क्या करता है। ओके, ग्रेट। तो हमने समझ लिया कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कैसे काम करता है, हमने समझ लिया पोंटाइन रेस्पिरेटरी ग्रुप के अंदर न्यूमोटैक्सिक क्या कर रहा है और एपन्यूस्टिक सेंटर क्या कर रहा है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। एक और चीज समझना, अगर न्यूमोटैक्सिक सेंटर एक्टिवेट होता है ना, तो ये एपन्यूस्टिक सेंटर को इनहिबिट कर देता है। क्या कर देता है बेटा? इनहिबिट कर देता है। प्लीज मैं यहां पे लिख देता हूं, जरा ध्यान देना आप। तो जब ये काम करता है ना, तो ये करता क्या है? इसको इनहिबिट करता है। ओके, छोटी सी चीज है बेटा, लेकिन ध्यान रखना कि अगर न्यूमोटैक्सिक सेंटर एक्टिवेट हो गया तो वो एपन्यूस्टिक सेंटर को इनहिबिट भी करता है। क्लियर? ओके, चलिए, तो ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई हैं कि एपन्यूस्टिक सेंटर क्या होता है, ये कैसे अफेक्ट करेगा मेरे ब्रीदिंग को। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट चीज हमने पढ़ी थी दैट इज कीमो रिसेप्टर्स, और ये बड़े मजेदार है, यहीं पे आपको दिक्कत होती है। देखो बेटा, कीमो रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर नाम से ही लग रहा है कि ये रिसेप्टर्स है। ये क्या है बेटा? रिसेप्टर्स है। ओके, और ये सेंसिटिव होंगे सर्टेन केमिकल्स को लेकर के, राइट? तो ये है क्या बेटा? These are clusters of sensory cells. These are cluster of sensory cells that are highly sensitive to CO2, H plus, ठीक है? मेनली बेटा CO2 एंड H plus कंसंट्रेशंस। बात समझ में आ रही है? तो कीमो रिसेप्टर्स क्या होते हैं बेटा? कीमो रिसेप्टर्स आर क्लस्टर ऑफ सेंसरी सेल्स दैट आर हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड H plus कंसंट्रेशन। बात समझ में आ रही है? यस। अब ये जो क्लस्टर ऑफ सेल्स है ना, इसमें सेंसरी सेल्स जो होते हैं वो मोस्ट ऑफन कई बार ग्लूम सेल्स वगैरह होते हैं, है ना? लेकिन क्या होते हैं ये हमें बहुत डिटेल में नहीं पढ़ने की जरूरत है, हमें सिर्फ ये जानना है कि ये कुछ ऐसे सेंसरी सेल्स होते हैं, दीज आर रिसेप्टर्स, ठीक है, विच आर वेरी वेरी सेंसिटिव टू CO2 एंड H plus कंसंट्रेशन। अब ये कीमो रिसेप्टर्स कहां कहां प्रेजेंट होते हैं, ये क्लस्टर्स कहां कहां प्रेजेंट होते हैं, ये बहुत जरूरी है। देखो बेटा, ये जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं ना बेटा, chemoreceptors, these chemoreceptors are primarily present at two places, दो जगह पे प्रेजेंट है बेटा, ठीक है? कहां कहां पे अब बताता हूं आपको। देखो इधर, एक तो ये प्रेजेंट होते हैं इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कहां पे बेटा? इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और दूसरा ये प्रेजेंट होते हैं इन पेरिफेरल सिस्टम, ठीक है? तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स। क्या बोल देते हैं बेटा? सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स। ओके, और जो बेटा मेरे पेरिफेरल सिस्टम में प्रेजेंट है उनको हम बोल देते हैं पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। सीधी सी बात है, बहुत ही लॉजिकल भी है ये तो। पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स। अब यहां से ना चीजें ट्रिकी होने वाली है बेटा, ध्यान देना, यहां से चीजें ट्रिकी होने वाली है। ये जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कहां प्रेजेंट है? दे आर प्रेजेंट इन द मेडुला, ठीक है बेटा? कहां प्रेजेंट है बेटा? दीज आर प्रेजेंट इन मेडुला। और मेडुला में भी कहां पे बेटा? एडजेसेंट टू रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर।
रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। और इन्हीं, याद रखना बेटा, इसी सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स को एनसीईआरटी ने लिखा है कीमो सेंसिटिव एरिया को। क्या लिखा है बेटा? कीमो सेंसिटिव एरिया। प्लीज अब ध्यान देना, बहुत जरूरी है बेटा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। हम इसको क्या बोल देते हैं? कीमो सेंसिटिव एरिया। बात समझ में आ गई क्या? प्लीज बेटा समझो। तो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स एंड पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स, कीमोरिसेप्टर्स दो तरह के हैं। ओके, ये जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स है, इन्हीं का दूसरा नाम क्या है बेटा? कीमो सेंसिटिव एरिया। और ये कहां प्रेजेंट है? दे आर प्रेजेंट इन द मेडुला। कहां पे? मेडुला में भी कहां पे? एडजेसेंट टू द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। उसमें भी किधर बेटा? वेंट्रल साइड पे। कहां पे बेटा? वेंट्रल साइड पे। ओके, देखेंगे हम लोग। दूसरा आता है हमारे पास बेटा क्या? पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। कहां प्रेजेंट है? इन आवर पेरिफेरल सिस्टम, बाहर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर पेरिफेरल सिस्टम में प्रेजेंट है। ओके, और बेटा ये पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स भी मेनली दो जगह पे प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है? दो जगह पे। ठीक है, तो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स, दीज आर प्रेजेंट एट टू प्लेसेस। कहां कहां पे बेटा? एक प्रेजेंट है एट द आयोटिक आर्च, है ना। तो आयोटिक आर्च के ऊपर प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं आयोटिक बॉडी। तो आयोटिक आर्च के ऊपर जब जो ग्रुप है, अ ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स इज कॉल्ड आयोटिक बॉडी। और उस आयोटिक बॉडी के अंदर सर्टेन बेटा कुछ सेंसरी सेल्स हैं जो कि CO2 और H+ के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। ठीक है, इन्हीं को हमने बोल दिया है पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स। तो वो कहां प्रेजेंट है? दे आर पार्ट ऑफ आयोटिक बॉडी। आयोटिक बॉडी ऑन दी आयोटिक आर्च। ठीक है बेटा, अभी सब कुछ दिखाऊंगा डायग्राम में, सब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और दूसरा होता है बेटा हमारा कैरोटिड बॉडी। दूसरे कहां प्रेजेंट है बेटा? कैरोटिड बॉडी के ऊपर। हाँ जी, ऑन दी लेफ्ट एंड राइट कॉमन कैरोटिड, कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो देखो मेरा बच्चा, कैरोटिड आर्टरी वो आर्टरी होती है जो मेरे ब्रेन को नर्व्स ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, तो यहाँ पे ना बहुत सारे कैरोटिड हैं, जिसमें से मेजरली दो हैं, एक लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और दूसरा है राइट कॉमन कैरोटिड। तो ये जो लेफ्ट और राइट कॉमन कैरोटिड है ना, इनके जो आर्टरीज हैं, इनके वॉल के अंदर भी बेटा कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, सेंसरी सेल्स हैं। और ये जो क्लस्टर ऑफ सेंसरी सेल्स हैं, इनको हम बोलते हैं कैरोटिड बॉडी। और इसी कैरोटिड बॉडी के अंदर कुछ क्या है बेटा हमारे पास? पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स। क्लियर है? ओके, तो अब ये कीमो रिसेप्टर्स बेटा याद रख लीजिएगा, जो भी कीमो रिसेप्टर हो, ये किसके लिए सेंसिटिव है? दीज आर मोस्टली सेंसिटिव फॉर CO2 एंड H+ कंसंट्रेशन। CO2 एंड H+ कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा, तो कीमो रिसेप्टर्स किसके लिए होते हैं? CO2 एंड H+ कंसंट्रेशन के लिए। ठीक है, काम कैसे होता है जरा देखते हैं, एक एक करके इन दोनों को देखना चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं बेटा कीमो सेंसिटिव एरिया। मैंने कीमो सेंसिटिव नाम इसीलिए लिया है, हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी ने इसको कीमो सेंसिटिव एरिया ही लिखा है। ओके, अगर नीट कभी मेंशन कर दे सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, तो समझ लेना दे आर टॉकिंग अबाउट दिस कीमो सेंसिटिव एरिया, है ना। वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ग्रेट, आइए देखते हैं सबसे पहले कि ये है कहां पे। तो ये एरिया दिख रहा है बेटा, ये एरिया मैं यहां पे ऐसे मार्क कर देता हूं। दिस इज द प्लेस जहां पे प्रेजेंट होता है कीमो सेंसिटिव एरिया। मैं इसको मार्क कर देता हूं, कीमो सेंसिटिव एरिया। और याद करो बेटा, हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि ये जो दोनों पार्ट है, इन दोनों को कंबाइंडली हमने क्या बोल दिया था बेटा? दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर
बात समझ में आ रही है? RRC रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो ये है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इन द मेडुला, क्योंकि ये मेडुला है। चलो यहां पे भी मैं मार्क कर देता हूं, ये क्या है बेटा, ये नीचे वाला पार्ट इज मेडुला, दिस एंटायर पार्ट इज मेडुला। बात समझ में आ गई है? दिस एंटायर पार्ट इज मेडुला। क्लियर है? तो ये मेडुला है बेटा, और मेडुला में यहां पर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, और उसके जस्ट बगल में एडजेसेंट इज द कीमो सेंसिटिव एरिया विच इज नथिंग बट सेंट्रल कीमो रिसेप्टर। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर। अब देखो बेटा, ये जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स हैं, ये करते क्या है बेटा? सबसे पहली चीज, दे आर हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड H+ कंसंट्रेशन। तो मान लीजिए बेटा, ये ब्रेन में प्रेजेंट है, तो ये मोस्टली किसके कांटेक्ट में है? CSF के। ये किसके डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं? CSF के। याद रख लीजिएगा बेटा, जो भी हमारा कीमो सेंसिटिव एरिया है इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ CSF, यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बेटा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो अगर CSF में मान लो कि CO2 और H+ का लेवल फ्लक्चुएट करता है, अगर किसी वजह से CO2 का लेवल बढ़ रहा है, CO2 का पार्शियल प्रेशर इन जनरल हमारे वेनस ब्लड में होता है 45 और आर्टेरियल ब्लड में होता है 40। ठीक है, सिंस आर्टेरियल ब्लड में 40 है, तो CSF में भी राउंड अबाउट यही 40 के आसपास होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि इससे इसका लेवल इंक्रीज कर जाए, बढ़ जाए, ठीक है, तो उस केस में मेरे जो कीमो सेंसिटिव एरिया के कुछ सेंसिटिव कीमो रिसेप्टर सेल्स हैं, ये एक्टिव हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो हमने बोला, देखो मैंने बोला, इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड और, या एंड ही लिखो बेटा, क्योंकि जब CO2 बढ़ेगा तो H+ का कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड H+ लेवल्स इन CSF, क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज। देखना बेटा, सब कुछ बहुत ही तसल्ली से मैं लिख लिख के पढ़ा रहा हूं, ठीक है बेटा। अगर ये इंक्रीज करने वाला है तो उस केस में मेरे कीमो सेंसिटिव एरिया के जो सेल्स हैं वो इसको डिटेक्ट करेंगे और क्या हो जाएंगे बेटा? दे विल बिकम एक्टिव। और जब ये एक्टिव हो जाएंगे ना, तो दे आर गोइंग टू सेंड सिग्नल टू द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, टू द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। और कुछ इस तरीके से ये सिग्नल भेजेंगे सो दैट रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज मॉड्यूलेटेड इन सच अ वे दैट नेसेसरी एडजस्टमेंट्स कैन बी मेक टू एलिमिनेट दीज सब्सटेंसेस। बात समझ में आ रहा है? तो कुछ इस तरीके से होती है सारी चीजें। तो इट विल सेंड सिग्नल टू रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर to make necessary changes, ठीक है, या एडजस्टमेंट्स, ठीक है बेटा, टू एलिमिनेट, ठीक है, टू एलिमिनेट दीज सब्सटेंसेस, ठीक है। या NCERT का एग्जैक्ट लाइन लिखता हूं, टू मेक नेसेसरी चेंजेस और एडजस्टमेंट्स required for these substances to be eliminated। ओके बेटा, बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से करना होता है, प्लीज समझो, है ना। तो एक्चुअली में होता क्या है यहां पे? एक्चुअली में होता क्या है, अगर मेरा CO2 का लेवल बढ़ा हुआ है तो उस केस में प्लीज बेटा समझिएगा, कीमो सेंसिटिव एरिया जो है वो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, स्पेशली जो DRG है, उसको इनहिबिट कर देता है। और इनहिबिट करेगा तो क्या होगा बेटा? इंस्पिरेशन का टाइम घटेगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा, जैसा कि हमने न्यूमोटॉक्सिक सेंटर सिग्नल के साथ देखा था।
है ना। तो बिल्कुल वही होता है। और अगर ब्रीदिंग रेट बेटा मेरा बढ़ रहा है ना, तो इससे क्या होगा, हम जल्दी जल्दी ब्रीद इन करेंगे और ब्रीद आउट भी करेंगे, सो दैट जो एक्सेसिव CO2 एक्यूमुलेट हुआ है हमारी बॉडी में, दैट कैन बी एलिमिनेटेड। CO2 एलिमिनेट होगा मतलब H+ भी एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, बिकॉज H++ HCO3 बाइंड करके ही तो बेटा CO2 और वाटर बनाएगा। तो जिस समय CO2 निकल रहा है, CO2 का लेवल फॉल कर रहा है, तो साथ में H+ का भी लेवल फॉल हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो भी CO2 और H+ बढ़ा हुआ था मेरे CSF में या ब्लड में, दैट विल फॉल डाउन। ठीक है, एट द सेम टाइम जितना CO2 निकलेगा उसी प्रोपोर्शन में O2 विल कम इनटू योर ब्लड। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से चीजें होती हैं और इसी को NCERT ने कुछ इस तरीके से लिखा है कि सेंड सिग्नल टू रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को कुछ इस तरीके से ये मॉड्यूलेट करता है सो दैट नेसेसरी चेंजेस या एडजस्टमेंट्स कैन बी मेड रिक्वायर्ड फॉर दीज सब्सटेंसेस टू बी एलिमिनेटेड। बात समझ में आ रही है बेटा? ओके, चलो जी, क्लियर है। तो इस चीज को मैं यहां पे लिख देता हूं, या लेवल्स इंक्रीज तो कीमोसेंसिटिव एरिया एक्टिव हो गया, सेंड सिग्नल टू दिस। यहीं पे मैं लिख देता हूं बेटा, होता क्या है एक्चुअली में। तो ये क्या करता है बेटा, दिस इज गोइंग टू इनहिबिट DRG, और इससे क्या होता है बेटा, देयर इज जो हमारा इनहेलेशन टाइम है दैट डिक्रीजेस, और जब ये डिक्रीज करेगा बेटा तो इसकी वजह से ब्रीदिंग रेट इज गोइंग टू इंक्रीज, और जब ब्रीदिंग रेट इंक्रीज करेगा तो बेटा देयर विल बी रिमूवल ऑफ CO2। बात समझ में आ रही है बेटा, यानी कि जो भी सब्सटेंसेस थे वो एलिमिनेट हो गए। क्लियर है? तो ये सारी चीजें होती हैं। ओके, सो दिस इज हाउ कीमोसेंसिटिव एरिया वर्क्स। आओ बेटा नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे बेटा कि जो दूसरे बाकी के कीमोरिसेप्टर्स हैं, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स, ये कैसे काम करते हैं। तो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर को NCERT ने सिर्फ कीमोरिसेप्टर लिखा है। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स यानी कि हम बात कर रहे हैं आयोटिक बॉडी एंड कैरोटिड बॉडी का। और बच्चों को सबसे अधिक डाउट यहीं पे होता है, उनको समझ में नहीं आता है कि ये आयोटिक बॉडी और कैरोटिड बॉडी है क्या। तो देखो बेटा, इस डायग्राम को ध्यान से देखो, बस सारी चीजें यहीं पे छुपी हुई हैं। ठीक है, ओके, चलो बेटा। ओके, तो देखो हो क्या रहा है, ये आपको दिख रहा है यहां पे, दिस इज योर आयोटिक आर्च, हार्ट से निकलने वाला ये क्या बेटा, दिस इज योर आयोटिक आर्च। सो दिस इज आर्च ऑफ अयोटा, यहां पे लिखा हुआ है आर्च ऑफ अयोटा, यानी कि ये क्या है बेटा, अयोटिक आर्च है। ठीक है, और इस अयोटिक आर्च के ऊपर ध्यान से देखो बेटा, कुछ ब्लैक ब्लैक कलर के यहां पे आपको डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे। ये डॉट्स क्या है बेटा, दीज आर कॉल्ड आयोटिक बॉडीज, इन्हीं को हम बोलते हैं आयोटिक बॉडीज। एक काम करता हूं, इसको अलग से लिखता हूं, जहां पे लिखा है वहां पे छोड़ देता हूं, है ना। अगर आप पढ़ पा रहे हो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पढ़ पा रहे हो मैं फिर से लिख दे रहा हूं, आयोटिक बॉडीज। ठीक है बेटा, दीज आर आयोटिक बॉडीज। तो ये जो आयोटिक बॉडीज है बेटा ना, यहां से डायरेक्टली कुछ न्यूरॉन्स निकल रहे हैं। ठीक है, नर्व्स निकल रहे हैं। ये किससे कनेक्टेड है बेटा, सो आयोटिक बॉडीज इज कनेक्टेड विथ द 10th नर्व, 10th क्रेनियल नर्व, यानी कि वेगस नर्व। ठीक है बेटा, ये कौन सा बेटा, 10th क्रेनियल नर्व है, वेगस है। ये आपको याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो वेगस नर्व से कनेक्टेड है, और ये इस सिग्नल को लेकर के कहां जा रहा है, इनटू द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो डायरेक्टली ये जो कीमो रिसेप्टर्स हैं, दे आर गिविंग देयर सिग्नल टू द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। बात समझ में आ गई कि आयोटिक बॉडी क्या है। ये जो क्लस्टर्स हैं सेल्स के, जिनको आप आयोटिक बॉडीज बोल रहे हैं, इन्हीं में से कुछ सेल्स हैं जो कि कीमो रिसेप्टर की तरह काम करते हैं, स्पेशली ग्लूमस सेल्स हैं। ठीक है बेटा, जो कि ब्लड में अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और H+ हाई है तो उसको डिटेक्ट करते हैं। ओके, ग्रेट। नॉट ओनली दिस, ये देखो बेटा, यहां से ये जो दो ब्लड वेसल्स निकल रहे हैं, इनको हम बोलते हैं कॉमन कैरोटिड्स। ठीक है, तो यहां देखिए बेटा, दिस इज कॉल्ड राइट कॉमन कैरोटिड, और ये है बेटा हमारा लेफ्ट कॉमन कैरोटिड। ठीक है,
राइट लेफ्ट कॉमन कैरोटिड्स। और ये जो कैरोटिड क्या है बेटा, दीज आर ब्लड वेसल्स सप्लाइंग ब्लड टू द ब्रेन। ये बेटा जैसे ही ऊपर जाते हैं यहाँ पे एक साइनस बन जाता है, फूल जाता है और वहां से ये डिवाइड करते हैं। तो एट द जंक्शन जहां से इनकी ब्रांचिंग हो रही है, एट द जंक्शन यहाँ पे देखो फिर से दो ब्लैक डॉट्स आपको दिखेंगे, और ये जो ब्लैक डॉट्स है इसी को हम बोलते हैं कैरोटिड बॉडी। मैं लिख देता हूं कैरोटिड बॉडी। सो दिस इज योर कैरोटिड बॉडी। क्लियर है? ये जो कैरोटिड बॉडी है अगेन इसके अंदर भी कुछ सेल्स होंगे हमारे कीमोरिसेप्टर्स विच विल बी रेस्पॉन्सिव टू या हाईली रेस्पॉन्सिव टू CO2 एंड H+। क्लियर है? ओके बेटा चलिए। सो दीज आर प्रेजेंट आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स, या नॉर्मली एनसीईआरटी ने इन्हीं को लिखा है कीमोरिसेप्टर्स, राइट? ओके तो कीमोरिसेप्टर्स अगेन मैंने बोला दीज आर ऑल्सो हाईली सेंसिटिव, बार बार लिख रहा हूं याद रखना बेटा, टू CO2 एंड H+ कंसंट्रेशन इन ब्लड, इन ब्लड। यहां पे हम पेरिफेरल की बात कर रहे हैं ना, ये कीमोरिसेप्टर्स कैसे हैं, पेरिफेरल वाले, ठीक है? ये दो तरह के हैं, आयोटिक एंड कैरोटिड। अब ये लिखवाना पड़ेगा क्या, पहले ही मैंने लिखवा रखा है, ठीक है? आर मेनली प्रेजेंट एट 2 प्लेसेस। कौन कौन सा बेटा, नंबर 1 आयोटिक बॉडी एंड नंबर 2 कैरोटिड बॉडी। ठीक है बेटा? ये करते क्या है बेटा, वो करेंगे बेटा सेंस करेंगे CO2 और H+ को इनटू द ब्लड, है ना? इफ, समझिएगा बेटा, अब हम लोग आ जाते हैं कंडीशन पे जरा सा, देखो इधर, इफ, मैं इसको यहां से लिखना चालू करता हूं ताकि मेरे पास स्पेस रहने वाली है। इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड H+ concentration in blood rises above normal, प्लीज बेटा याद रखना above normal, ठीक है? अगर इससे ज्यादा होता है तो उस केस में हमारे ये जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स हैं क्या करेंगे बेटा, दे विल डिटेक्ट दिस इंक्रीज्ड लेवल of CO2 and acidity, क्योंकि बेटा अगर H+ बढ़ रहा है तो ब्लड एसिडिक हो रहा है, एसिडिटी, pH चेंज, राइट बेटा? और अब ये कीमो रिसेप्टर्स क्या हो जाएंगे, दे विल बिकम एक्टिव, और जैसे ही ये एक्टिव होंगे दे आर गोइंग टू सेंड सिग्नल टू द अगेन रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। इनमें से कोई भी बेटा देखो, इनमें से कोई भी, चाहे वो न्यूमोटैक्सिक सेंटर हो, एपन्यूस्टिक सेंटर हो, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर यानी कि कीमोसेंसिटिव एरिया हो, या पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स हो, कोई भी बेटा डायरेक्टली ब्रीदिंग के पैटर्न को रेगुलेट नहीं करता। डायरेक्टली प्राइमरीली मेरे ब्रीदिंग पैटर्न को रेगुलेट कौन करता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है? तो ये बाकी जितने भी आप चीजें पढ़ रहे हो, जितने भी आप न्यूरल सेंटर्स या कीमोरिसेप्टर्स पढ़ रहे हो, दे आर गोइंग टू से या दे आर गोइंग टू गिव सिग्नल टू द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और फिर वो जाकर के चेंज करेगा रेस्पिरेटरी रिदम को। यानी कि ये इनडायरेक्ट काम करते हैं। डायरेक्टली रेस्पिरेटरी रिदम को सिर्फ कौन अल्टर कर सकता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ओके ग्रेट, चलिए ठीक है बेटा। तो जैसे ही ये एक्टिव हो गया, दे आर गोइंग टू सेंड signal to respiratory rhythm center for remedial action। देखो बेटा, रिमेडियल एक्शन, एनसीईआरटी ने जो वर्ड यूज किया है वो क्या यूज किया है, रिमेडियल एक्शन। रिमेडियल एक्शन मतलब, रिमेडी का मतलब होता है उपाय, रिमेडी का मतलब क्या होता है, उपाय। बात समझ में आ रहा है? तो रिमेडियल एक्शंस,
उपाय क्या है? हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर CO2 और H+ बढ़ गया है, तो उपाय क्या है कि हम जल्दी जल्दी ब्रीद इन करें और ये जो CO2 एक्यूमुलेट हुआ है ज्यादा मेरे ब्लड में, इसको हम जल्दी से जल्दी बाहर एलिमिनेट कर दें। यही तो इसका उपाय है, रिमेडी तो यही है। रिमेडी क्या है? टू इंक्रीज द ब्रीदिंग रेट। और ब्रीदिंग रेट कब इंक्रीज होगा? जब हमारा इनहेलेशन का टाइम कम होगा। समझो, अगर इनहेलेशन का टाइम कम होता है ना बेटा, तो एक पूरे ब्रेथ का टाइम कम हो जाता है। ठीक है, अगर ब्रेथ का टाइम कम हुआ है तो 1 मिनट में आप ज्यादा नंबर ऑफ ब्रेथ्स ले सकते हो, यानी कि ब्रीदिंग रेट बढ़ गया है। ब्रीदिंग टाइम घटेगा तो ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा, इनवर्स रिलेशनशिप। क्लियर है? ओके। तो जब भी ये एक्टिव होता है बेटा, तो हुआ क्या है बेटा समझ लीजिए, मैं दिखा देता हूं यहां पे। अब ये करता क्या है, दिस गिव्स अ इनहिबिटरी सिग्नल टू DRG, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ RRC। ठीक है बेटा, मैं लिख दूं DRG ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। ये क्या कर रहा है बेटा? इनहिबिट कर रहा है। और जब ये इनहिबिट होगा तो इसकी वजह से क्या होगा बेटा? देयर इज डिक्रीज duration of inhalation, and because of this there will be increase in breathing rate। तो ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। और अगर ब्रीदिंग रेट हमारा बढ़ेगा तो समझो बेटा, इससे मेरा पल्मोनरी वेंटिलेशन बढ़ जाएगा, जिससे जल्दी जल्दी CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा। तो इससे क्या होता है बेटा? देयर इज इंक्रीज्ड पल्मोनरी वेंटिलेशन, और इसकी वजह से क्या होगा बेटा? रिमूवल ऑफ CO2 एंड इनटेक ऑफ O2। आप में से बहुत सारे बच्चे कई बार आर्ग्यू करते हैं, जब भी मैं इतने सालों से पढ़ाता हूं, कई बार बच्चे ये बोलते हैं, सर अगर इनहेलेशन का टाइम घटेगा तो ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा। हमें ये बात समझ में आ रही है, लेकिन पल्मोनरी वेंटिलेशन कैसे बढ़ेगा ये हमें समझ में नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि अगर इनहेलेशन टाइम घट रहा है तो अब अमाउंट ऑफ या वॉल्यूम ऑफ एयर दैट यू आर इनहेलिंग पर ब्रेथ इज डिक्रीजिंग। मैं बोलता हूं हाँ भाई, बात तो सही है। तो आप बोलोगे कि सर ऐसे केस में हमारा पल्मोनरी वेंटिलेशन कैसे बढ़ेगा? तो बेटा समझो, एक छोटा सा मैथ करो और यहीं पे आपको मैं क्लियर करवा देता हूं। बेटा समझो कि हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग रेट कितना होता है बेटा? मान लेते हैं अभी के लिए अराउंड 12 ब्रेथ्स पर मिनट, राइट? यही होता है। और हमने बोला था कि आपका टाइडल वॉल्यूम वाज 500 ml। और इसीलिए अगर हम लोग बोलें कि आपका 1 मिनट में आप कितना वेंटिलेशन कर रहे हो, ठीक है, वेंटिलेशन रेट क्या है, तो हम लोग बोलते हैं कि अराउंड बेटा 6000 ml पर मिनट इज योर पल्मोनरी वेंटिलेशन रेट या पल्मोनरी वेंटिलेशन। ये तो पढ़ते हो, 1 मिनट में आप कितना एयर इनहेल कर रहे हो? 6000 ml, यानी कि 6 लीटर। करेक्ट? ओके, चलिए, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। लेट मी टेल यू कि अगर इफ इनहेलेशन ड्यूरेशन को हमने बेटा क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया है। ठीक है, तो इसकी वजह से बेटा हमारा टाइडल वॉल्यूम भी क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया है। कितना हो गया बेटा? 500 ml से घटा करके मान लीजिए मैंने कर दिया है 400 ml। ओके, बट जो हमारा ब्रीदिंग रेट है बेटा, ब्रीदिंग रेट, इसको हमने इंक्रीज करके कर दिया है मान लीजिए 20 ब्रेथ्स पर मिनट। 20 ब्रेथ्स पर मिनट। तो अब सोचो बेटा कि मेरा पल्मोनरी वेंटिलेशन इन अ मिनट कितना हो गया बेटा? कितना हो गया है? 400 इंटू 20 यानी कि 8000 ml पर मिनट। अब बताओ बेटा कि ये मेरा वेंटिलेशन रेट बढ़ा है या घटा है? बढ़ा है ना बेटा? क्लियर है? तो समझिए, जब भी हमारे बॉडी में CO2 या H+ का लेवल बढ़ता है, ठीक है,
चाहे हमारे ब्लड में या हमारे CSF में, तो हमारे जो कीमो रिसेप्टर्स हैं इस चीज को डिटेक्ट करते हैं या फिर अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी डिटेक्ट करता है और वो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर को बताता है। ये सब करते क्या है, चाहे न्यूमोटॉक्सिक का सेंटर का सिग्नल हो या फिर बेटा पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर का सिग्नल हो या फिर कीमो सेंसिटिव एरिया का सिग्नल हो, ये सब जा करके मेरे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के DRG को इनहिबिट करते हैं, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को इनहिबिट करते हैं और इसकी वजह से मेरा इनहेलेशन टाइम जो है वो रिड्यूस होता है। इनहेलेशन टाइम रिड्यूस होता है तो टाइडल वॉल्यूम भी रिड्यूस होता है, लेकिन बहुत कम, ठीक है। बट इसके प्रपोर्शन में ब्रीदिंग रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ब्रीदिंग रेट इज हायर। अब बेटा इसकी वजह से ओवरऑल अगर आप देखोगे तो पल्मोनरी वेंटिलेशन फास्ट हो जाता है, ठीक है, और इसकी वजह से हम जल्दी जल्दी अपना CO2 बाहर रिलीज कर पाते हैं और उसके रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन ले पाते हैं, यानी कि देयर इज इंक्रीज्ड एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन योर लंग्स एंड द एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर। बात समझ में आ रही है? और इसीलिए जब हम दौड़ रहे होते हैं हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि दौड़ने के समय हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ गया है, हमारे बॉडी में जल्दी जल्दी CO2 बन रहा है, ऑक्सीजन का कंजम्पशन फास्ट हो गया है, तो हमने ब्रीदिंग रेट को बढ़ाया है। उस समय पे भी हमारा इनहेलेशन टाइम घट चुका होता है, ठीक है, नंबर ऑफ ब्रेथ्स पर मिनट ज्यादा होता है और इनहेलेशन टाइम घटता है, टाइडल वॉल्यूम घटता है, लेकिन ओवरऑल पल्मोनरी वेंटिलेशन बढ़ता है। याद रहेगा बेटा? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर याद होना चाहिए आप लोगों को। ग्रेट। सो ये सारी चीज अगर आप समझ गए हो तो बेटा ग्रेट, आपने समझ लिया है कि कैसे कैसे आपका पूरा का पूरा रेगुलेशन होता है ब्रीदिंग का, या रेस्पिरेटरी रेगुलेशन कैसे काम करता है। ग्रेट। चलो जी कुछ और बात करते हैं बेटा, है ना, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द NCERT। तो व्हाट आर द अदर फैक्टर्स, है ना, अदर फैक्टर्स दैट रेगुलेट योर रेस्पिरेटरी रिदम, है ना, जो NCERT ने नहीं दिया है। तो बेटा अदर फैक्टर्स में एक बहुत ही प्राइमरी फैक्टर है, दैट इज लिम्बिक सिस्टम स्टिमुलेशन, और दूसरा है टेम्परेचर। और भी फैक्टर्स होते हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह भी होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं उतना डिटेल में नहीं बात कर रहा हूँ। ओके, हम लोग बात कर रहे हैं मेजर दो फैक्टर जो कि आपसे कभी पूछे जा सकते हैं इन एक्सट्रीम केसेस। ओके, जब बिल्कुल नीट अपना लेवल ऊपर लेके चला जाए पुराने जमाने की तरह, तो ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जा सकता है, मैं लॉजिक बता देता हूँ। क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट आप पढ़ते हो, और दूसरी चीज लिम्बिक सिस्टम इज नथिंग बट ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, है ना, इमोशनल ब्रेन होता है ना लिम्बिक सिस्टम बेटा आपका। और जिस समय हम इमोशनली चार्ज्ड होते हैं, मतलब हम किसी इमोशन से, मतलब हमारे बॉडी में लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट होता है और हमारा कोई इमोशन काम कर रहा होता है, तो उस समय हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमारे सिलेबस का पार्ट है, ठीक है बेटा, क्लियर है क्यों मैं पढ़ा रहा हूं, ये भी बात समझ में आ गई है। तो देखो बेटा, जब भी हमारा लिम्बिक सिस्टम स्टिमुलेशन हो रहा है, मतलब देयर इज अ केस ऑफ इमोशन, राइट बेटा, या फिर देयर कैन बी एंजाइटी, क्लियर है। लिम्बिक सिस्टम स्टिमुलेशन मतलब when we are emotionally charged या फिर there is anxiety, ठीक है बेटा। तो उस समय बेटा हमारा जो लिम्बिक सिस्टम है, लिम्बिक सिस्टम it sends a signal to your again DRG रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और इसका जो सिग्नल होता है ना, ये बेटा हमारे इनहेलेशन के डेप्थ और रेट दोनों को बढ़ा देता है। बात समझ में, दोनों को बढ़ाता है, प्लीज बेटा समझिएगा। ओके, सो लिम्बिक सिस्टम क्या करता है बेटा, इट सेंड्स एक्साइटेटरी सिग्नल टू इंस्पिरेटरी एरिया, इंस्पिरेटरी एरिया, और इसकी वजह से बेटा रेट एंड डेप्थ ऑफ इनहेलेशन इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज, क्लियर है। अब आप बोलोगे कि सर इसका मतलब हमारी सांसें गहरी और लंबी लंबी हो जाती हैं। हाँ जी बेटा, देखना कि कभी कभी जब आप बहुत ज्यादा
एंजाइटी में होते हो या बहुत ज्यादा खुश होते हो तो आप अचानक से ना अजीब तरीके से ब्रीदिंग करने लगते हो, जिसको लोग बोलते हैं हाँफ रहा है, ऐसा, समझ रहा? ये जो आपकी एक्टिविटी है ना, इसमें हो क्या रहा है, आपका जो इनहेलेशन का ड्यूरेशन है और डेप्थ है दोनों, सॉरी रेट और डेप्थ दोनों बढ़ गया है, टाइम नहीं बढ़ा है। ठीक है, तो अचानक से हम जल्दी जल्दी गहरी गहरी सांसें लेने लगते हैं, जिसको हम लोग हांफना बोलते हैं हिंदी में भाई। ठीक है, तो हम हांफने लगते हैं। क्लियर है? सो दैट इज बिकॉज ऑफ लिम्बिक स्टिमुलेशन। ओके, टेम्परेचर। देखो बेटा, टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो टेम्परेचर जनरली मतलब हो गया फीवर, और फीवर के केस में हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ता है यार, ब्रीदिंग रेट बढ़ता है, राइट? तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रीदिंग रेट। मतलब अगर फीवर होगा तो हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा, और अगर हमें ठंडे पानी में डाल दोगे, अगर हमारा टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो ब्रीदिंग रेट भी ड्रॉप होगा। बात समझ में आ रही है? मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर मतलब इंक्रीज इन ब्रीदिंग रेट, डिक्रीज इन टेम्परेचर मतलब क्या हो गया बेटा, डिक्रीज इन ब्रीदिंग रेट। इसीलिए ठंडे पानी में डालने पे ना हमारा ब्रीदिंग रेट घटता है बेटा, जिसको हम कई बार बिल्कुल रुक सा जाता है थोड़ी देर के लिए, एकदम ठंडे पानी में डालो 2 मिनट के लिए हमारी ब्रीदिंग रुक सी जाती है, एपनिया हो जाता है। क्या हो जाता है? एपनिया। क्लियर है? ओके, सो दीज आर सम अदर फैक्टर्स दैट आल्सो रेगुलेट्स योर ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन। ठीक है, चलिए एक और चीज आपको मैं बताता हूं, है ना, ध्यान से सुनना कि ये जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं, ये सारे के सारे फैक्टर्स बेटा कैसे काम कर रहे हैं, थ्रू द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो एक बहुत ही फेमस सा क्वेश्चन है, कई बार ऐसा पूछा जाता है, जो कि आपका बेस्ड है ऑन द रेस्पिरेटरी सर्किट, है ना, कि रेस्पिरेटरी जो रेस्पिरेशन रेगुलेशन है उसका सर्किट कैसा होता है। तो सर्किट आपको मैं दिखा देता हूं, सर्किट डायग्राम इसका दिखा देता हूं। यहां देखिए बेटा, दिस इज योर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जिसमें डीआरजी एंड वीआरजी दोनों आते हैं। ठीक है बेटा, डीआरजी और वीआरजी दोनों आते हैं। क्लियर हो गया? ओके, ग्रेट। यहां पे ऊपर मैंने ले लिया है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, यहीं पे मैं ले रहा हूं एपन्यूस्टिक सेंटर, एपन्यूस्टिक सेंटर। ओके, यहां पे बिल्कुल एडजेसेंट पे मैं ले रहा हूं कीमो सेंसिटिव एरिया, कीमो सेंसिटिव एरिया, और इसी को हमने क्या बोला था बेटा, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स। क्लियर है? चलिए बेटा, और यहां पे लास्टली मैं ले रहा हूं बेटा कीमो रिसेप्टर्स, मतलब पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स। मतलब हम दो चीजों की बात कर रहे हैं, आयोटिक बॉडीज एंड कैरोटिड बॉडीज। क्लियर हो गया बच्चा? अब देखो ये सारा सिग्नल कैसे काम करता है ये आपको समझना है। क्लियर है? तो देखो न्यूमोटैक्सिक सेंटर इट कम्स, और ये क्या कर रहा है बेटा, इनहिबिट करता है टू द आरआरसी, यानी कि डीआरजी प्लस वीआरजी। ओके, अगर हम बात करते हैं एपन्यूस्टिक सेंटर की, तो ये क्या करता है बेटा, ये आकर के प्रमोट करता है जो हमारा कीमो रिसेप्टर्स है। अगेन अगर हाई है, कंडीशन क्या बेटा, PCO2 हाई, H प्लस हाई। क्लियर? और अगर हम बात करते हैं इन कीमो रिसेप्टर्स की, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स की, ये भी इनहिबिट करता है मेरे आरआरसी को। अगेन कंडीशन क्या होगा, इफ PCO2 इज हाई एंड H प्लस इज हाई। क्लियर हो गया? एंड दिस
DRG एंड VRG मतलब रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इन टर्न जा करके बेटा ये कंट्रोल करता है हमारा ब्रीदिंग रेट को या ब्रीदिंग रिदम को। बात समझ में आ रहा है कैसे? बाय कंट्रोलिंग दी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम, EICM, IICM, abdominal muscles and some other muscles like sternocleidomastoid या scalene muscles। बात समझ में आ रही है? तो ये फ्लो चार्ट बिल्कुल आपको ध्यान रखना है क्योंकि इससे एक सवाल पूछे जाते हैं। अभी तक नीट ने अपने PYQs में तो नहीं पूछा है, लेकिन देयर इज अ वेरी गुड पोटेंशियल कि आगे फ्यूचर में इससे सवाल पूछा जा सकता है। क्लियर? चलो बेटा, तो एक और फाइनल बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं एंड दैट इज कॉल्ड हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। ये हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स क्या है? ओके बेटा, बेसिकली में इट इज अ सेफ्टी मैकेनिज्म। ये जो रिफ्लेक्स है ये क्या है बेटा? एक तरह का सेफ्टी मैकेनिज्म होता है प्रिवेंटिंग एक्सेसिव इन्फ्लेशन ऑफ द लंग्स सो दैट किसी तरीके से हम एल्वियोलर डैमेज को प्रिवेंट कर सके, किसी भी तरह के एल्वियोलर डैमेज को हम प्रिवेंट कर सके। तो हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स है क्या? सबसे पहले एक पॉइंट लिख देता हूं मैं। सो हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स बेटा समझना और स्पेलिंग याद रखना। हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स is a mechanism to inhibit excessive inflation of lung or alveoli, preventing chances of alveolar damage due to excessive inhalation। बात समझ में आ रही बेटा? क्लियर है? तो देखो बहुत ही क्लियर कट में लिख रहा हूं। हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स क्या है? इट इज अ मैकेनिज्म, इट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन, ओके, टू इनहिबिट एक्सेसिव इन्फ्लेशन ऑफ लंग और एल्वियोली। मतलब ज्यादा होता है ना बेटा, बलून में ज्यादा हवा भरोगे तो क्या होगा? फट जाएगा, राइट? हमारा लंग भी क्या है? बलून जैसा ही तो है। अगर इसमें हमने ज्यादा हवा भर दी, ज्यादा इनहेलेशन कर लिया तो बेटा एल्वियोली फूल के फट सकते हैं। तो ये ना फटे, मतलब इस चांसेस को इनहिबिट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हमने एक मैकेनिज्म डेवलप किया। हमारी बॉडी के अंदर एवोल्यूशन से एक मैकेनिज्म डेवलप हुआ जिसको हम बोलते हैं हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। ठीक है, तो ये कर क्या रहा है बेटा? इट इज इनहिबिटिंग एक्सेसिव इन्फ्लेशन ऑफ लंग और एल्वियोली, प्रिवेंटिंग चांसेस ऑफ एल्वियोलर डैमेज ड्यू टू एक्सेसिव इनहेलेशन। क्लियर है बेटा? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। ये होता कैसे, कैसे काम करता है ये समझो। तो बेटा होता क्या है कि हमारे जो लंग के अंदर ब्रोंकियोल्स वगैरह होते हैं ना, उनके ऊपर सर्टेन बैरो रिसेप्टर या स्ट्रेच रिसेप्टर्स लगे होते हैं। बैरो रिसेप्टर, बैरो ना, बार मतलब प्रेशर का यूनिट, तो बैरो रिसेप्टर्स आर प्रेशर रिसेप्टर्स। ठीक है, और बेसिकली में ये एक तरह के स्ट्रेच रिसेप्टर्स ही होते हैं क्योंकि जितना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा उतना ज्यादा स्ट्रेचिंग होगी, तो उतना ज्यादा ये सेल्स स्ट्रेच होने पे एक्टिव हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड स्ट्रेच रिसेप्टर्स या इसी को बोल देते हैं बैरो रिसेप्टर्स। ठीक है, तो हमारे बेटा जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना, उनके ऊपर भी इस तरह के कुछ बैरो रिसेप्टर्स लगे होते हैं जो मेरे ब्लड प्रेशर को मॉनिटर कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरीके के ये बैरो रिसेप्टर्स या स्ट्रेच रिसेप्टर्स हमारे ब्रोंक्यूल्स वगैरह के ऊपर भी लगे होते हैं जो कि हमेशा डिटेक्ट कर रहे होते हैं, है ना। जैसे ही मेरे इनहेलेशन मेरा चालू होता है, लंग के अंदर एल्वियोली वगैरह इन्फ्लेट करना चालू करते हैं, वैसे वैसे ये स्ट्रेच रिसेप्टर से स्ट्रेच करना चालू करते हैं और एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के बाद इनका सिग्नल इतना स्ट्रांग हो जाता है कि ये फर्दर किसी भी इनहेलेशन को स्टॉप करते हैं। कैसे स्टॉप करते हैं वो हमें देखना है। ठीक है बेटा, तो देखो हुआ क्या है, मैं लिख देता हूं। सो देयर आर बैरो रिसेप्टर्स या हम लोग बोल रहे हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स। कहां पे बेटा? ऑन ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। ठीक है बेटा, ऑन ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। ओके, अब देखिए बेटा हो क्या रहा है।
समझो बेटा, इन केस ऑफ एक्सेसिव इनहेलेशन, ये क्या करते हैं बेटा, जो ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स हैं, में क्या हो जाती है, ओवर स्ट्रेचिंग, जितना स्ट्रेच होना चाहिए उससे ज्यादा हो गया है, और जैसे ही ओवर स्ट्रेचिंग होती है तो अब इसकी वजह से मेरे स्ट्रेच रिसेप्टर्स, जो हमारे स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, ये क्या हो जाएंगे, एक्टिव। और जब ये एक्टिव हो जाते हैं ना बेटा, समझो, तो अब ये सिग्नल भेजेंगे, किसको सिग्नल भेजेंगे बेटा, दे आर गोइंग टू सेंड एन इनहिबिटरी सिग्नल। इनहिबिटरी सिग्नल मैं लिख देता हूं यहां पे, ये कैसा है बेटा, इनहिबिटरी सिग्नल टू योर आरआरसी, स्पेशली डीआरजी, जिसकी वजह से फर्दर इनहेलेशन आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये किसको भेजेंगे बेटा, इट विल सेंड टू रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और इसकी वजह से क्या होगा बेटा, इट विल फर्दर इनहेलेशन विल स्टॉप, फर्दर इनहेलेशन स्टॉप। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा, प्रिवेंट्स ओवर स्ट्रेचिंग एंड बर्स्टिंग ऑफ योर एल्वियोलीज और लंग। बात समझ में आ रही है, तो इट इज अ फेल सेफ मैकेनिज्म, दिस इज कॉल्ड हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। क्लियर है, तो एक सर्टेन से ज्यादा आप एयर कभी भी अपने लंग्स में नहीं भर सकते हो, है ना, थोड़ी देर के बाद ना अपने आप लगता है कि इससे अधिक तो मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं, इससे अधिक तो मैं हवा या सांस ले ही नहीं पा रहा हूं। ऐसा क्यों होता है बेटा, जैसे जैसे आपके लंग्स में हवा बढ़ती है वैसे वैसे ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल से स्ट्रेच होने लगते हैं, और वैसे वैसे ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिव होने लगते हैं, ये अपना इनहिबिटरी सिग्नल भेजने लगते हैं, जिसकी वजह से अब मेरे डायफ्राम और ईआईसीएम को और कोई सिग्नल नहीं भेज पाता है, मेरा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ये फर्दर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, मेरा थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर पाता है, और इसीलिए आप इसके आगे इनहेल नहीं कर पाते। बात समझ में आ रही है, यस, और इसीलिए आपके लंग्स अपने से आप कभी भी हवा भर करके उनको फोड़ नहीं सकते, समझ रहे हो, ये वो बलून है जिसमें आप जरूरत एक लिमिट से ज्यादा हवा नहीं भर सकते, कौन रोकेगा, हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। क्लियर है, ओके चलो जी बेटा, तो ये सारी चीजें तो आपको पता चल गई हैं, कुछ और चीजें हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो बेटा, अभी तक आपने लगभग सब कुछ पढ़ लिया है, रेगुलेशन पढ़ लिया है, तो आपको एक बात तो समझ में आ गई कि जो भी हमारा रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग हो रहा है, दैट इज प्राइमरीली डिटेक्टिंग द लेवल ऑफ CO2 एंड H+ इन योर ब्लड। बात समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन का लेवल कोई डिटेक्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा भाई। बात समझ में आ रही है, क्लियर है क्या, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि द रोल ऑफ ऑक्सीजन, the role of oxygen in the regulation of respiration is quite insignificant, is quite insignificant। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा गया है ना, एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, द रोल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज, हम लोग किसकी बात करें बेटा, O2 इन द रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, चाहे कुछ भी क्वेश्चन में पूछे आप दोनों ही सही कर देना। रेस्पिरेशन is quite insignificant, is quite insignificant। क्लियर है, इट इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट बेटा, ठीक है। सो इन द रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बार बार पूछा गया है, प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा, है ना, इसको भूलना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। ओके, सेकंड चीज बेटा समझो,
कि जब भी हम लोग ब्रेथ होल्ड करते हैं, ब्रेथ हम होल्ड करते हैं, तो ये होल्ड कर पाते हैं बिकॉज द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ योर वॉलंटरी ब्रेन, यानी कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स। मैं लिख देता हूं, वी कैन voluntarily control breathing rhythm, हम कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ओवरऑल ये इनवॉलंटरी प्रोसेस है, लेकिन हम कर सकते हैं। वी कैन voluntarily control breathing rhythm as the respiratory rhythm center RRC is connected to the cerebral cortex। बात समझ में आ रही है? तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से भी ये जुड़ा हुआ है, वहां से भी सिग्नल आ रहे हैं, और इसीलिए हम वॉलेंटारिली अपने ब्रीदिंग रिदम को कंट्रोल कर पाते हैं, हम ब्रीदिंग को स्टॉप कर पाते हैं, हम रिज्यूम कर पाते हैं, हम चाहें तो बढ़ा सकते हैं, हम घटा सकते हैं, जब हम चाहें तो हम फोर्सफुल कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि आरआरसी यानी कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है वो डायरेक्टली हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स से भी जुड़ा होता है। क्लियर है? नाउ एक और चीज बेटा, व्हेन वी होल्ड ब्रेथ, when we hold breath, ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग ब्रेथ होल्ड करते हैं हमारे बॉडी में PCO2 और H+ का लेवल बढ़ने लगता है, राइट। होल्ड ब्रेथ, तो जिस समय ब्रेथ होल्ड किया है उस समय देयर इज नो पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या हो चुका है बेटा? बंद हो चुका है। बट सेलुलर मेटाबॉलिज्म इज ऑन, ठीक है बेटा। और इसकी वजह से होता क्या है बेटा? देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ CO2 and H+ in blood and other body tissues / fluids। बात समझ में आ रही है बेटा? ये जो इंक्रीजिंग CO2 कंसंट्रेशन है ये इंड्यूस करता है अर्ज ऑफ इनहेलेशन। बात समझ में आ रही है? नॉट द फॉलिंग CO2 O2 प्रेशर, इट इज द इंक्रीजिंग PCO2 प्रेशर। बेटा याद रख लीजिएगा, यहीं पे मैं स्टार करके लिख रहा हूं। इस केस में द राइजिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 and H+ concentration induces the urge of inhalation primarily, ठीक है बेटा। and therefore we cannot hold our breath beyond a certain point। बात समझ में आ रही है? Therefore we cannot hold breath beyond certain point। ठीक है बेटा, तो ये बात समझना, इट इज rising CO2 and H+ concentration that induces the urge of inhalation, not the falling O2। क्लियर है बेटा? क्योंकि देखो एनसीईआरटी ने लिखा है द रोल ऑफ O2 इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट इन द रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग या रेस्पिरेटरी रिदम। दैट इज करेक्ट, बट इससे कभी भी ये मत समझना कि O2 का रोल बिल्कुल नहीं है। O2 का रोल है, O2 का रोल है बेटा, ठीक है, हाँ कम है। अगर हम प्रायोरिटी पे देखें कि कीमो रिसेप्टर्स किसको ज्यादा डिटेक्ट करते हैं तो हम बोलते हैं CO2 और H+ को, ठीक है जी। O2 को भी करते हैं, ठीक है, स्पेशली जो हमारे पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स हैं ये O2 को भी डिटेक्ट करते हैं, बट O2 को कम डिटेक्ट करते हैं, CO2 और H+ को ज्यादा डिटेक्ट करते हैं। दे आर मोर सेंसिटिव टू CO2 एंड H+ देन O2। इसीलिए जब हम ब्रेथ होल्ड करते हैं तो हमारे बॉडी में CO2 का लेवल बढ़ रहा है और O2 का लेवल फॉल हो रहा है।
लेकिन अर्ज ऑफ ब्रीदिंग इंड्यूस सबसे पहले किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ फॉलिंग लेवल ऑफ राइजिंग लेवल ऑफ CO2, ना कि फॉलिंग लेवल ऑफ O2। क्लियर बेटा? याद रह जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल इस चीज को ना ध्यान से याद रखना, क्योंकि ये सवाल पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। ग्रेट, ओके। कुछ और मजेदार चीज बताता हूं बेटा। कभी कभी देखना कि कुछ बच्चे, स्पेशली छोटे छोटे बच्चे, गुस्सा में ना कभी कभी सांस रोक लेते हैं, मुंह फुला लेते हैं, स्पेशली इन्फेंट्स ऐसा करते हैं। ओके, अगर मान लीजिए कि आप गुस्से से ब्रेथ होल्ड कर रहे हो, हम बड़े लोग तो कर भी नहीं सकते, बड़े लोग अगर ब्रेथ होल्ड करेंगे भी तो एक सर्टेन लेवल के बाद अर्ज ऑफ इनहेलेशन इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ हाई PCO2 इन योर ब्लड दैट आप खुद से सांस लेने पे मजबूर हो जाओगे और सांस लेना पड़ेगा। लेकिन छोटे बच्चे या कुछ लोग बाय द वर्च्यू ऑफ देयर फिजिकल ट्रेनिंग ऐसा अचीव कर पाते हैं कि दे कैन होल्ड देयर ब्रेथ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और जब वो होल्ड करते हैं तो धीरे धीरे ब्लड में CO2 का लेवल बढ़ने लगता है। एज अ रिजल्ट दे कैन इवन गो इन फेंटिंग स्टेट, तो वो बेहोश हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन जैसे ही वो बेहोश होंगे ना, उनका वॉलंटरी कंट्रोल गया और तुरंत इनहेलेशन चालू हो जाएगा। यानी कि खुद से सांस रोक करके कोई भी इंसान कभी भी नहीं मर सकता है ना? इंटरेस्टिंग फैक्ट। चलिए बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। आ जाइए बेटा, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट। तो पहला क्वेश्चन है, देखो इधर। ओके, चलिए। When CO2 concentration in blood increases, breathing becomes, भाई CO2 concentration जो है वो ब्लड में क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो ब्रीदिंग हैज टू बी फास्ट। हाँ जी, अब देखो, शैलोअर एंड स्लो तो नहीं होगा, नो इफेक्ट भी नहीं होगा, स्लो एंड डीप भी नहीं होगा, इट हैज टू बी फास्टर एंड डीपर, तो आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा। When you hold your breath, which of the following gas change in blood would first lead to urge to breathe? अभी मैंने बोला था, है ना? और ये 2015 का सवाल था बेटा। ओके, फॉलिंग CO2 कंसंट्रेशन नहीं भाई, CO2 का लेवल तो बढ़ेगा ना, फॉल थोड़ी करेगा। राइजिंग CO2 एंड फॉलिंग O2, बेटा ये बहुत सारे बच्चों ने उस समय लगाया था, ये गलत है। इन्होंने बोला है कि पहले कौन करेगा, तो पहले CO2 करवाएगा ना कि O2। ठीक है, तो दोनों की तो बात हम कर ही नहीं रहे, तो इट विल बी राइजिंग CO2 कंसंट्रेशन। आंसर क्या लगाएंगे हम? डी बेटा। क्लियर है? यस, आ जाओ, तो यही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2022 का सवाल है बेटा। आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ ह्यूमन ब्रेन विच हैज न्यूमोटॉक्सिक सेंटर that alters respiratory rate by reducing the duration of inspiration। ठीक है, तो किस एरिया में न्यूमोटॉक्सिक सेंटर मिलता है? सीधा सा सवाल है, पॉन्स में मिलता है, राइट? अपर पॉन्स में, ये हमें पता है, पॉन्स। ओके, पॉन्स में प्रेजेंट दूसरा ग्रुप दैट रेगुलेट्स ब्रीदिंग इज एपन्यूस्टिक सेंटर, है ना? ओके, ग्रेट बेटा। देखिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अब ये PYQ नहीं है, लेकिन कुछ अच्छे सवाल है। Which of the following conditions is responsible for increasing या increase in ventilation rate of lungs? है ना? तो increase in ventilation rate, ओके, मतलब ब्रीदिंग रेट को फास्ट होना है भाई। इंक्रीज इन वेंटिलेशन रेट का मतलब क्या होता है? ब्रीदिंग रेट हैज टू इंक्रीज। ओके, चलिए। इंक्रीज CO2 कंटेंट इन इनहेल्ड एयर, हाँ भाई ऐसा हो सकता है। अगर इनहेल्ड एयर में CO2 ज्यादा होगा तो मेरे ब्लड में भी CO2 का लेवल बढ़ने लगेगा और उसकी वजह से हमारा ब्रीदिंग हैज टू बी फास्ट। इंक्रीज इन CO2 कंटेंट इन एक्सहेल्ड एयर, भाई एक्सहेल्ड एयर में CO2 का लेवल बढ़े भी तो उससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि CO2 निकल रहा है बाहर, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। डिक्रीज इन O2 कंटेंट ऑफ इनहेल्ड एयर, O2 कम है बट O2 के लिए हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो इतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं है जितना CO2 के लिए है, इसीलिए हम O2 के रेस्पेक्ट में तो बात ही नहीं करेंगे, हम बात करेंगे CO2। और स्पेशली अगर CO2 का लेवल इन इनहेल्ड एयर बढ़ रहा है तो बेटा इसकी वजह से मेरे ब्लड में डिसॉल्व्ड CO2 का लेवल बढ़ेगा, या हम बोलते हैं ओवरऑल CO2 का लेवल बढ़ेगा, एंड दैट विल लीड टू इंक्रीज इन द ब्रीदिंग रेट, यानी कि पल्मोनरी वेंटिलेशन रेट। सो आंसर क्या लगाएंगे बेटा? ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। ओके, AIPMT 2011। A large portion of oxygen remains unused in the human blood even after its uptake by body tissues, है ना? हम लोग देखते हैं ना कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है दैट इज 100% सैचुरेटेड,
और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इट इज स्टिल 75% सैचुरेटेड, यानी कि सिर्फ 25% ही तो ऑक्सीजन गया है टिश्यूज को, 75% तो वापस लेके जा रहा है ये। इट लुक्स लाइक अ वेस्ट, है ना, वेस्ट ही लग रहा है हमें तो। पर ऐसा क्यों करता है बॉडी पता है? ये वेस्ट नहीं है, ऐसा इसलिए करता है ताकि बॉडी में किसी भी सिचुएशन पे एनफ ऑक्सीजन स्टोर बना रहे, सो दैट अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो वहां पे हम अपनी जान बचा करके भागने के लिए इस ऑक्सीजन का यूज कर करके मस्कुलर एक्टिविटी कर सकें एंड वी कैन रन अवे एंड सेव आवर लाइफ। सो ये जो आपका ऑक्सीजन बचा हुआ है ना, ठीक है, ये जो अनयूज्ड ऑक्सीजन है, दिस इज मेनली एक्ट एज रिजर्व। ठीक है, क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़ते हैं। एक्ट एज अ रिजर्व ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज, रेज द PCO2 ऑफ ब्लड टू 75, ये तो गलत बात है ना। इज एनफ टू कीप ऑक्सी हीमोग्लोबिन सैचुरेशन एट 96, गलत बात है। हेल्प्स इन रिलीजिंग मोर O2 टू द एपिथेलियल टिश्यूज, नो। तो बेटा इट एक्ट्स एज अ रिजर्व ड्यूरिंग एक्सरसाइज, क्लियर है? ओके ओके, नाउ 2016, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है तो नहीं है बेटा रेगुलेशन से, लेकिन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहाँ पे रख लिया है। आई थॉट कि इसको मैं आपको डील कर लूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट हो जाता है। लंग्स डू नॉट कोलैप्स बिटवीन ब्रेथ्स एंड सम एयर ऑलवेज रिमेन्स इन द लंग्स। ये जो सम एयर ऑलवेज रिमेन इन द लंग्स, इसी को आपने क्या बोला था? रेसिडुअल वॉल्यूम, RV, which can never be expelled because, तो ये RV क्यों बचा रहता है? क्योंकि लंग कभी भी पूरी तरह से कोलैप्स नहीं होता है। और लंग पूरी तरह से कोलैप्स क्यों नहीं होता है? क्योंकि बेटा यहां ध्यान दीजिएगा, दिस इज योर लंग्स, मान लेते हैं दिस इज योर लंग, ठीक है बेटा। लंग के जस्ट बाहर यहां पर लगा हुआ है आपका विसरल प्लूरा, और विसरल प्लूरा से ही जुड़ा हुआ यहां से है एक दूसरा और प्लूरा जिसको हम लोग येलो से दिखा रहे हैं यहां पे, राइट। दिस इज कॉल्ड पेराइटल प्लूरा, राइट। दिस इज पेराइटल प्लूरा एंड व्हाइट वाला क्या है बेटा? दिस इज योर विसरल प्लूरा। क्लियर है? इन दोनों के बीच में एक लिक्विड भरा हुआ है बेटा जिसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, और प्लूरल फ्लूइड में जो प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रा प्लूरल प्रेशर, इंट्रा प्लूरल प्रेशर। बेटा याद रखना ये इंट्रा प्लूरल प्रेशर जो होता है इट इज ऑलवेज नेगेटिव। कैसा होता है बेटा? ऑलवेज नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब क्या है? ये इधर से इसको ऐसे खींच के रखता है, ये हमेशा इसको क्या करता है बेटा? खींच के रखता है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो इंट्रा प्लूरल प्रेशर है ना, ये लंग्स को बाहर की तरफ खींच के रखती है और इसीलिए लंग्स कभी भी कोलैप्स नहीं होता। ठीक है, ओके बेटा। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द रिब केज। ओके, तो थोरासिक कैविटी भी हमेशा कहां रहती है बेटा? नेगेटिव प्रेशर पे। ओके, इसीलिए इंट्रा प्लूरल प्रेशर भी हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव। और इसी की वजह से लंग कभी भी कोलैप्स नहीं करता है। और सिंस लंग कोलैप्स नहीं करता है इसीलिए कुछ हवा हमेशा बची रह जाती है जिसको हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। क्लियर है बेटा? बहुत सारे क्वेश्चंस में इसका वाइस वर्सा दिया रहता है कि लंग क्यों नहीं कोलैप्स करता है? क्योंकि रेसिडुअल वॉल्यूम है। नहीं बेटा, उल्टा है, लंग नहीं कोलैप्स करता है इसलिए उसके अंदर कुछ हवा बची रह जाती है जिसको हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। और लंग क्यों नहीं कोलैप्स करता है? because there is a negative intrapleural pressure pulling the lung at the walls or at the lung wall। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया बेटा? ओके, तो ये चीज जरा सा विजुअलाइज करेंगे, समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स इन द ब्रेन रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? वी आर टॉकिंग अबाउट कीमो सेंसिटिव एरिया, कीमो sensitive area, and it is going to respond to change in CO2 and H+। यही तो पढ़ा हमने, CO2 and H+ है क्या ऑप्शन में? CO2 concentration in CSF, yes। Oxygen concentration in blood, no। Oxygen concentration in CSF, no। Rate of oxidation of food
कंटेंट इन द सेल, नो, सो करेक्ट आंसर इज बी। क्लियर है? ओके, याद रखना कीमोसेंसिटिव एरिया CSF के कांटेक्ट में है, इसीलिए ये CO2 और H+ को डिटेक्ट करेगा इन CSF, ना कि ब्लड। हाँ, CSF और ब्लड में जो CO2 और H+ है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि CSF इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ब्लड इटसेल्फ, ठीक है, तो एक दूसरे में कनेक्टेड है। अगर CSF में H+ बढ़ रहा है तो ब्लड में भी H+ बढ़ रहा है, इसमें CO2 बढ़ रहा है तो दूसरे में भी CO2 बढ़ रहा है, दे आर लिंक। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि कीमोसेंसिटिव एरिया CO2 और H+ किस में डिटेक्ट कर रहा है, तो वो जिसके कांटेक्ट में है, यानी कि CSF। ओके, द एपन्यूस्टिक सेंटर, अगेन ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए FYQ हैं, ठीक है बेटा, जो कभी शायद पूछा जा सकता है। द एपन्यूस्टिक सेंटर that works in collaboration with pneumotaxic center to control the depth of inspiration is located in, कहाँ लोकेटेड होता है? अगेन दोनों न्यूमोटैक्सिक और एपन्यूस्टिक इज इन पॉन्स, तो आंसर इज पॉन्स बैरोली। ओके बेटा, चलिए, a center X present in the pons region of the brain is responsible for moderating the functions of respiratory rhythm center, बिल्कुल NCERT का लाइन लग रहा है। आइडेंटिफाई X एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर, तो ये X क्या है बेटा? न्यूमोटैक्सिक सेंटर, राइट? ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और आपको क्या बताना है बेटा? इनकरेक्ट। सबसे पहले इसको अंडरलाइन कर लेना है। कीमोसेंसिटिव एरिया इज फाउंड आउटसाइड द ब्रेन नियर स्पाइनल कॉर्ड, गलत। इट इज प्रेजेंट एडजेसेंट टू RRC इन मेडुला, दैट इज इनसाइड द ब्रेन, तो ये गलत हो गया। कीमोरिसेप्टर्स ऑलवेज कीप द एल्वियोलर PCO2 कांस्टेंट, या दे ट्राई टू डू इट, है ना? चलिए, कीमोसेंसिटिव एरिया इज सेंसिटिव एल्वियोलर, कीमोसेंसिटिव एरिया इज सेंसिटिव टू ऑक्सीजन एंड नॉट CO2, ये तो बिल्कुल गलत है। And pneumotaxic center of brain can reduce the duration of inspiration, ये तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है, क्योंकि देखो कीमो रिसेप्टर्स का यही काम है ना, जैसे ही CO2 हमारे बॉडी में बढ़े तो वो बेटा ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देते हैं ताकि CO2 जल्दी जल्दी निकल जाए, ताकि एल्वियोलर एयर में CO2 का कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट रहे। तो कौन कौन सा इनकरेक्ट है बेटा? 1 and 3 पूछा है, इनकरेक्ट 1 और 3, ऑप्शन C। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In response to CO2 and H+ concentration, the chemosensitive area and receptors associated with aortic arch and carotid artery sends necessary signal for remedial actions to, किसको भेजता है बेटा? Respiratory rhythm center, है ना? हमने पढ़ रखा है ये सब कुछ। So this is all. Thank you very much. Stay tuned. और ऐसे ही बहुत सारे जो आपके कुछ कुछ चैप्टर्स के अंदर पेन पॉइंट्स होते हैं, उन सबको मैं कवर करता जाऊंगा। हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते जाएंगे, ताकि आपका ड्रीम कॉलेज आपको मिल सके। विद दिस, थैंक यू वेरी मच, एंड मन लगा के पढ़िए, ओके? और अपने टारगेट से बेटा डिविएट नहीं होना है। कंसिस्टेंसी एंड डिवोशन इज द क्रूशियल की फॉर नीट सक्सेस, ठीक है? तो इन दोनों में कहीं पे भी कमी नहीं आनी चाहिए। टाटा बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर।